एपिसोड 91 टू 95। समय आ गया है। 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन शुरू होने वाला है। जो भी इस ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं तुरंत आगे आएं, अपने टेलिस्मन लें और कतार में अंदर जाएं। जैसे ही फिश ड्रैगन पाथ के ट्रायल गार्डिंग एल्डर की दमदार आवाज़ गूंजी, अभिमन्यु सोलंकी ने यश की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान दी। यश, 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन खुल चुका है। तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे? चिंता मत करो, तुम्हें मुझे धकेलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए यश ने ललित को एक तेज नज़र से देखा। अबे ललित, तूने अभी तक सट्टेबाजी का पोल क्यों नहीं खोला? बेवकूफ़ है क्या? ललित थोड़ा हड़बड़ाया और धीमी आवाज़ में बोला, यार यश, क्या तू सच में ये कर सकता है? ये हेवन रैंकिंग मुझे भी नहीं पता। 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का ट्रायल मैं पहली बार देने जा रहा हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। तेरा पहली बार का ट्रायल? हैरानी से ललित का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर तुरंत घबराहट और बेबसी छा गई। 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का ट्रायल पास करने के लिए एक खास तकनीक चाहिए होती है। हर स्टेज के फैंटम डेमन्स की अपनी अलग खूबियां होती हैं और उनसे निपटने के तरीके भी तय होते हैं। रियांश जैसा जीनियस भी कई बार ट्रायल देने और अनुभव इकट्ठा करने के बाद ही एक झटके में छठी स्टेज तक पहुंच पाया था। हा, मैंने दुनिया में एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ देखे हैं, पर तेरे जैसा गधा आज तक नहीं देखा। ये सुनकर अभिमन्यु सोलंकी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। यश अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ। वह चुपचाप अभिमन्यु के चुप होने का इंतजार करता रहा और फिर बोला, अभिमन्यु सोलंकी, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? यश ने तय कर लिया था कि जब खेलना ही है तो बड़ा खेलेंगे। जितना बड़ा दबाव होगा, अंदर से उतनी ही बड़ी ताकत निकलेगी। अगर वह जीत गया तो अभिमन्यु सोलंकी को और भी बुरी तरह रगड़कर रख देगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? बोल, कैसी शर्त लगाना चाहता है? हम अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाएंगे। अगर मैं हेवन रैंकिंग में अपनी जगह बना लेता हूं तो तुम्हारी हर एक चीज़ मेरी होगी, और अगर मैं नाकाम रहा तो मेरी हर चीज़ तुम्हारी है। हिम्मत? यश ने सांड जैसी बड़ी बड़ी आंखें तरेर कर अभिमन्यु को देखा। मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? ये तो सीधा दांव है। अगर कोई सामने से आकर मुझे पैसे दे रहा हो तो मैं मना क्यों करूंगा? यहाँ पहुंचकर अभिमन्यु की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आई और उसने आगे कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी कुल हैसियत कितनी है और वह मेरी बराबरी की है भी या नहीं? अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ हज़ार या 10-20 हज़ार ताइल हुए तो इसमें मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना? यश मुस्कुरा दिया। वह खुद यही चाहता था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अभिमन्यु खुद चलकर उसके बिछाए जाल में आ गिरेगा। क्या मजाक है? मुझे तो उल्टा इस बात का डर है कि तुम्हारी जमा पूंजी मुझसे कम निकलेगी और नुकसान मेरा होगा। तू मजाक कर रहा है क्या? तेरी शक्ल देखकर लगता है कि तेरी औकात मुझसे ज्यादा होगी। धड़ाम! यश ने ललित के सामने चांदी के नोटों की एक मोटी गड्डी दे मारी। 1,20,000 चांदी के ताइल। सबसे पहले मैं ये दांव पर लगा रहा हूँ। अभिमन्यु सोलंकी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह हकलाने लगा। 1,20,000! एक इनसेक्ट डिसाइपल होने के नाते अभिमन्यु ने अपनी जिंदगी में 1,20,000 से कई गुना ज्यादा चांदी खर्च की थी। लेकिन इसी वजह से उसके पास जो भी पैसा आता था वह तुरंत अपनी कल्टीवेशन में लगा देता था। इस वक्त उसके हाथ में नकद सिर्फ 60 या 70 हज़ार के आसपास ही था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यश जैसा एक आउटर सेक्ट डिसाइपल जो अभी हाल ही में इनर सेक्ट में आया है, उसके पास इतनी बड़ी नकद रकम होगी। क्या हुआ, इतने पैसे भी नहीं निकाल सकते? यश के हाथ में मौजूद यह 1,20,000 चांदी के ताइल उसके परिवार से, शानफेंग से और क्लियर वाटर सेक्ट के उस डिसाइपल जयंत को मारने के बाद मिले थे। असल में यश इन पैसों से अपने लिए कल्टीवेशन के संसाधन खरीदना चाहता था, पर उसे अब तक फुर्सत ही नहीं मिली थी। तू रुक अभी! अभिमन्यु का चेहरा देखने लायक था। उसने इधर उधर हाथ पैर मारे, अपने पास से 70 हज़ार ताइल निकाले और फिर अपने जान पहचान वाले इनसेक्ट डिसाइपल से उधार मांगा। बड़ी मशक्कत के बाद उसने पूरे 1,20,000 ताइल इकट्ठे किए। तभी ठक की आवाज़ के साथ यश ने मेज पर एक स्टोरेज ब्रेसलेट दे मारा। 1 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला असली स्टोरेज ब्रेसलेट। जयंत को मारने के बाद यश ने उसका स्टोरेज ब्रेसलेट छीन लिया था, इसलिए उसके पास एक अतिरिक्त ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। सेक्ट के अंदर 1 क्यूबिक मीटर वाले असली स्टोरेज ब्रेसलेट के बदले 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी बाजार में कीमत पूरे 1 लाख चांदी के ताइल है। यश के ब्रेसलेट रखते ही ललित ने चीखकर उसकी कीमत बता दी। अभिमन्यु सोलंकी का चेहरा पल भर में स्याह पड़ गया। उसका एक एक पैसा कल्टीवेशन के सामान में खर्च होता था, भला उसके पास स्टोरेज ब्रेसलेट जैसी ऐशो आराम की चीज़ खरीदने के लिए फालतू पैसे कहाँ से आते? नहीं निकाल पा रहे? इतने लंबे समय से इनसेक्ट डिसाइपल रहने के बावजूद क्या तुम इतनी सी मामूली रकम भी नहीं जुटा सकते? तुम्हें शर्त लगानी है या नहीं? अगर नहीं लगानी तो भाड़ में जाओ। यहाँ मेरा वक्त बर्बाद मत करो।
यश के इस ताने ने अभिमन्यु को इस कदर जला दिया कि वह बेशर्मों की तरह दोबारा अपने साथी डिसाइपल्स के पास उधार मांगने पहुंच गया। इस बार बहुत चिरौरी करने और भारी ब्याज देने के वादे पर, यानी 9 लेकर 13 चुकाने की शर्त पर उसने किसी तरह 1,20,000 ताइल और उधार जुटा लिए। अब ये काफ़ी है ना? अभिमन्यु ने पूरे 2,40,000 के चांदी के नोट ललित की मेज पर पूरी ताकत से पटक दिए। हाँ, काम चल जाएगा। यश ने सिर हिलाया। मैं अपनी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड दांव पर नहीं लगा रहा, वरना तुम अपनी पूरी चमड़ी भी बेच देते ना, तब भी इतना उधार नहीं जुटा पाते। अभिमन्यु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, गुस्से से उसका खून खौल उठा। लेकिन यश अपनी जगह बिल्कुल सही था। अगर यश ने अपना वह लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट दांव पर लगा दिया होता तो अभिमन्यु मरकर भी वह शर्त पूरी नहीं कर पाता। ललित, इन्हें संभाल कर रख। और अभिमन्यु सोलंकी, अपना कर्जा चुकाने के लिए खुद को नीलाम करने के लिए तैयार रहना। यश ने चिल्लाकर अभिमन्यु से कहा। चारों तरफ खड़े डिसाइपल्स ठहाके लगाकर हंस पड़े, जबकि यश लंबे डग भरता हुआ फिश ड्रैगन पाथ के ट्रायल गार्डिंग एल्डर की तरफ बढ़ गया। शायद इस पूरे हंगामे की वजह से आज किसी ने भी पहले ट्रायल देने की जल्दबाजी नहीं की थी, जिससे पहला नंबर यश को ही मिल गया। ललित ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत अपना सट्टेबाजी का खाता खोल लिया। अपने ट्रू एसेंस को जागृत करो और इस जेड टेलिस्मन को चालू करो। ट्रायल गार्डिंग एल्डर ने यश के हाथ में एक जेड टेलिस्मन थमा दिया। यह जेड टेलिस्मन तुम्हारा सुरक्षा कवच है। हालांकि अंदर मौजूद फैंटम डेमन स्पिरिचुअल पावर से बने हैं, पर उनके हमले बिल्कुल असली होते हैं। अगर ट्रायल के दौरान तुम पर कोई जानलेवा हमला होता है तो यह जेड टेलिस्मन तुम्हें तुरंत सुरक्षित बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। बेशक तुम्हारा ट्रायल वहीं खत्म माना जाएगा। इसके साथ ही यह जेड टेलिस्मन तुम्हारे ट्रायल का स्कोर रिकॉर्ड करेगा और उसे यहाँ स्क्रीन पर दिखाएगा। ट्रायल गार्डिंग एल्डर ने फिश ड्रैगन पाथ की पत्थर की चट्टान पर चमकती हुई स्पिरिचुअल लाइट की दीवार की तरफ इशारा किया। शूश, जैसे ही अंदर ट्रू एसेंस का प्रवाह हुआ, वह जेड टेलिस्मन पलक झपकते ही चूर चूर हो गया और एक धुंधली सी स्पिरिचुअल रोशनी ने यश के पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया, मानो उसके ऊपर कोई पारदर्शी कवच चढ़ा दिया गया हो। अंदर जाओ। जैसे ही तुम फिश ड्रैगन पाथ को पार करोगे, तुम्हें फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का दरवाज़ा दिखाई देगा। सिर हिलाते हुए यश का शरीर एक परछाई की तरह लहराया और वह तेजी से फिश ड्रैगन पाथ के अंदर घुस गया। लगभग 1 साल बाद यश दोबारा फिश ड्रैगन पाथ में कदम रख रहा था, पर उसकी आज की रफ्तार में ज़मीन आसमान का फर्क था। शूश, उसका शरीर एक भूतिया परछाई की तरह आगे बढ़ा। जैसे ही फिश ड्रैगन पाथ के अंदरूनी तंत्र चालू हुए, यश पल भर में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। धीरे से दरवाज़ा धकेलते ही यश के सामने बिल्कुल फिश ड्रैगन पाथ जैसा ही 10 मीटर चौड़ा और कई मील लंबा एक गलियारा नजर आया, पर वहां चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। धड़ाम, जैसे ही यश ने अंदर कदम रखा और उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ, गलियारे के अंदर बेहद घनी स्पिरिचुअल पावर बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। कुछ बेहद गहरे और रहस्यमयी नियमों के तहत वह उमड़ती हुई स्पिरिचुअल पावर देखते ही देखते खूंखार भेड़ियों के झुंड में तब्दील हो गई। ह्यूमन रैंक लो ग्रेड के याओ बीस्ट्स, गेल वुल्फ्स। एक सरसरी नज़र दौड़ाने पर ही पता चल रहा था कि वहां स्पिरिचुअल पावर से बने कम से कम 100 गेल वुल्फ्स मौजूद थे। रॉ खौफनाक गुर्राहट के साथ उन गेल वुल्फ्स की खून की प्यासी लाल आंखें सीधे यश के ऊपर आकर टिक गईं, और अगले ही पल यश का शरीर वहां से गायब हो गया। गुफा के बाहर, तुम्हें क्या लगता है यश को फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन पार करने में कितना वक्त लगेगा? यश का कल्टीवेशन ट्रू एसेंस 3rd लेवल पर है, तो कम से कम 100 सांसों का समय तो लगना ही चाहिए ना। 100 सांसें? असंभव। रियांश जैसे धुरंधर को भी पहली बार में 80 सांसें लगी थीं। मेरा अंदाजा है कि यश को कम से कम 150 सांसें लगेंगी। शूश, अभी सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि फिश ड्रैगन पाथ के प्रवेश द्वार के ऊपर लगी स्पिरिचुअल लाइट की दीवार अचानक चमकी और उस पर एक नंबर उभर कर आया, 1500। बहस में मशगूल सैकड़ों डिसाइपल्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यहाँ तक कि ट्रायल गार्डिंग एल्डर के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। इतनी जल्दी? बाप रे, 1500 पॉइंट्स! पहली स्टेज में पूरे 100 डेमोनिक भेड़िए होते हैं। उन सबको मारने के 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और स्टेज पूरी करने का 500 पॉइंट्स का इनाम अलग से। ये तो 100% परफेक्ट क्लियरेंस है। परफेक्ट क्लियरेंस बड़ी बात नहीं है, असली बात यह है कि टाइम कितना लगा। क्या 10 सांसें भी लगीं? मुझे तो लगता है कि 10 सांसें भी पूरी नहीं हुई हैं। 3 महीने पहले जब रियांश ने दोबारा ये ट्रायल दिया था, तब शायद उसे पहली स्टेज पार करने में 15 सांसें लगी थी ना। इतनी तेज़ रफ्तार! यश ने ये किया कैसे? ये तो सरासर चमत्कार है। लोगों की यह बातें सुनकर अभिमन्यु सोलंकी ने हल्के से अपना होठ चबाया, उसके अंदर बेचैनी के कांटे चुभने लगे थे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के अंदर अपनी तरफ झपटते हुए लगभग 100 डेमोनिक भेड़ियों को देखकर यश ने स्टार चेजिंग स्टेप्स का एक सीधा डग भरा और पलक झपकते ही 100 मीटर का फासला तय कर लिया।
उसके कदम रखते ही उसकी दोनों तर्जनी उंगलियों से 6 फीट लंबी ट्रू एसेंट स्वॉर्ड फिंगर की धार निकल पड़ी। स्क्वेल्च, वह दोनों ट्रू एसेंट स्वॉर्ड फिंगर्स किसी कत्ल करने वाली मशीन की तरह चल रही थीं। यश का शरीर जहां से भी गुजरता, गेल वुल्फ्स कटकर वापस अपनी मूल स्पिरिचुअल पावर में पिघल जाते। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही शुद्ध स्पिरिचुअल पावर से बने ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड के फैंटम डेमन्स ब्लेजिंग फ्लेम टाइगर्स उसके ऊपर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। इस बार भी यश ने वही तरीका अपनाया, स्टार चेजिंग स्टेप्स के सीधे डग का इस्तेमाल किया। वह सारे ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड के ब्लेजिंग फ्लेम टाइगर्स यश की ट्रू एसेंट स्वॉर्ड फिंगर्स से गाजर मूली की तरह बीच से चीर दिए गए। हालांकि इस दूसरी स्टेज को पार करने में यश को पूरे 100 सांसों का समय लग गया, जो उसे अपने हिसाब से काफ़ी धीमा लग रहा था। पर उसे कहाँ पता था कि फिश ड्रैगन पाथ के बाहर खड़े आउटर और इनर सेक्ट के डिसाइपल्स की आंखें तब बाहर आने वाली थीं जब 100 सांसों के भीतर स्कोरबोर्ड दोबारा अपडेट हुआ। दूसरी स्टेज 100 सांसें, एक और परफेक्ट क्लियरेंस। अरे भाई साहब, मुझे याद है जब रियांश का कल्टीवेशन ट्रू एसेंस 5th लेवल पीक पर था, तब जाकर उसकी रफ्तार इसके बराबर आई थी। ये यश तो सच में कोई खूंखार राक्षस है। क्या पता यश सच में अपने इन फिश ड्रैगन पाथ के पॉइंट्स के दम पर हेवन रैंकिंग में घुस जाए। ये सुनते ही अभिमन्यु सोलंकी का चेहरा तमतमा गया। बिल्कुल नहीं, यश के पास ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर है, इसलिए शुरुआती 2 स्टेजेस उसके लिए आसान ही होंगी। पर आगे की हर स्टेज मौत का कुआं है, और अभिमन्यु अपनी जगह गलत नहीं था। तीसरी स्टेज में कदम रखते ही यश को असली ताकत का एहसास हुआ। ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड के याओ बीस्ट्स गोल्डन बॉडी बुल डायमंड्स को अब पहले की तरह झुंड में गाजर मूली की तरह नहीं काटा जा सकता था। स्पिरिचुअल पावर से बने हर एक बुल डायमंड को गिराने के लिए यश को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही थी। स्टार चेजिंग स्टेप्स की एक तेज परछाई के साथ यश का थंडर लेपर्ड कोलैप्सिंग फिस्ट एक गोल्डन बॉडी बुल डायमंड के पेट पर जाकर लगा और वह धड़ाम से बिखर गया। कई बार तो यश को एक ही वक्त में 3 या 4 गोल्डन बॉडी बुल डायमंड से एक साथ निपटना पड़ता था, लेकिन इसी हाथापाई के बीच उसके स्टार चेजिंग स्टेप्स का तालमेल इतना सधा हुआ और धारदार हो गया कि वह अपने हर एक कदम के साथ एक थंडर लेपर्ड कोलैप्सिंग फिस्ट दाग सकता था। बैंग बैंग बैंग, महज 7.5 मिनट के भीतर वह 100 गोल्डन बॉडी बुल डायमंड्स यश के हाथों पूरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए। फिश ड्रैगन पाथ के बाहर सैकड़ों आउटर और इनर सेक्ट डिसाइपल्स की टकटकी स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर टिकी हुई थी। जब दीवार पर नंबरों का उछलना बंद हुआ तो ललित खुशी से हवा में उछल पड़ा। 10,000 पॉइंट्स, अभी से 10,000 पॉइंट्स हो गए। फिश ड्रैगन पाथ की तीसरी स्टेज भी पूरी तरह साफ। अब सिर्फ 12,000 पॉइंट्स और चाहिए, फिर हमारा यश भाई हेवन रैंकिंग के 72वें नंबर पर बैठे समरवीर के 22,000 पॉइंट्स को पछाड़कर सीधे हेवन रैंकिंग में अपनी बादशाहत कायम कर लेगा। जिस तरह की इसकी तूफानी रफ्तार है, पहले 3 स्टेजेस को 15 मिनट से भी कम में उड़ा दिया, ऐसा होना तय लग रहा है। ये सुनकर अभिमन्यु सोलंकी, जिसका चेहरा पहले ही फितूर से भरा हुआ था, अचानक पागलों की तरह चीखा, अबे ललित, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? चौथी स्टेज में ह्यूमन रैंक पीक के याओ बीस्ट्स बैठे हैं। ह्यूमन रैंक पीक के याओ बीस्ट्स वह ऐसी बलाएं हैं जिनसे ट्रू एसेंस 5th लेवल का कल्टीवेटर भी सीधे टक्कर नहीं ले सकता। और अगर मान लो यश किसी तरह घिसट कर चौथी स्टेज पार कर भी लेता है, तो 5वीं स्टेज में अर्थ रैंक लो ग्रेड के याओ बीस्ट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। तुझे पता भी है अर्थ रैंक लो ग्रेड के याओ बीस्ट्स क्या चीज़ होते हैं? सीधे स्पिरिट गाइडिंग रेल्म की ताकत। वह ऐसे खूंखार दैत्य हैं जिनसे हमारे इनर सेक्ट के केवल स्पिरिट गाइडिंग रेल्म वाले धुरंधर ही भिड़ सकते हैं। मैं खुद अपनी जान पर खेलकर मुश्किल से 3 या 4 को ही मार पाया था। तुझे क्या लगता है तेरा ये यश कितनों को उखाड़ लेगा? इस एक दहाड़ ने ललित और यश का साथ दे रहे चंद डिसाइपल्स के चेहरों की खुशी छीन ली और वहां गहरी चिंता की लकीरें खींच गईं। अभिमन्यु ने जो कहा था उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं था। ये देखकर अभिमन्यु सोलंकी का तना हुआ चेहरा, जो यश की तूफानी रफ्तार देखकर पीला पड़ चुका था, दोबारा एक कुटिल सुकून से भर गया। यश की जितनी औकात है ना, 5वीं स्टेज का दरवाज़ा देखना भी उसके लिए सिर्फ एक हसीन सपना है। 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के चौथे ट्रायल के अंदर यश ने अपनी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड को मजबूती से थामा और पलक झपकते ही लगातार 13 जानलेवा वार कर दिए। सफ़ेद रोशनी की तरह चमकती हुई स्वॉर्ड क्यूई की वह 13 की 13 धारें एक ब्लडशैडोलान के माथे पर जाकर सटीक बैठीं। स्वॉर्ड क्यूई के उस लगातार हुए तूफानी प्रहार से ब्लडशैडोलान का माथा बीच से फट गया और टकराने के ठीक उसी पल ह्यूमन रैंक पीक का वह फैंटम डेमन पानी के बुलबुले की तरह हवा में विलीन हो गया। उसी पल आसपास मौजूद 3 और ब्लडशैडो लॉयंस ने रूह कंपा देने वाली दहाड़ लगाई और खून के रंग की लाल परछाइयों में तब्दील होकर यश के ऊपर झपट पड़े। स्टार चेजिंग स्टेप्स, शैडो स्टेप। यश का शरीर लहराया, अपनी जगह पर सिर्फ एक हवा की परछाई छोड़ी और असल में उसका शरीर एक ब्लडशैडो लान के ठीक पीछे प्रकट हुआ। स्विश स्विश स्विश,
उसने अपनी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड से फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बिजली की तरह ताबड़तोड़ वार किए। पफ, यश की वह पुरानी परछाई और वह ब्लड शैडो लान फैंटम डेमन दोनों एक साथ हवा में गायब हो गए। अभी उसे एक पल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली थी कि उसने स्टार चेजिंग स्टेप्स का एक और डग भरा, क्योंकि पीछे से 4 और ब्लड शैडो लॉयंस एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े थे। ह्यूमन रैंक पीक के याओ बीस्ट्स की हमला करने की ताकत बेहद खौफनाक थी। जब किसी एक अकेले ब्लड शैडो लान से भिड़ना हो तो यश अपने स्टार चेजिंग स्टेप्स के दम पर उसे आसानी से नचा सकता था, पर पूरे झुंड के सामने उसे अपनी पूरी जान लगाकर सिर्फ भागना पड़ रहा था और कोई रास्ता भी नहीं था। यश का प्रोटेक्टिव ऑरा अभी भी सबसे बुनियादी स्तर का था। वह मूव कल्टीवेटर्स के हमलों को बमुश्किल रोक पाता था, तो भला इन ब्लड शैडो लॉयंस की ताकत के सामने कहाँ टिकता, जिनका कल्टीवेशन ट्रू एसेंस 5th लेवल पीक के बराबर था। शुक्र था कि यश के पास स्टार चेजिंग स्टेप्स की ताकत थी। उनका इस्तेमाल करके वह लगातार चकमा देता रहा और लड़ता रहा, जिससे उसे बीच बीच में 1 या 2 ब्लड शैडो लॉयंस को मौत के घाट उतारने का मौका मिल ही जाता। ये कहना बिल्कुल सच होगा कि एक असली जंग इंसान को सबसे तेजी से निखारती है। वह स्टार चेजिंग स्टेप्स, जिन्हें यश ने हेवन एंड अर्थ स्टोन फॉरेस्ट के उस सीक्रेट रेल में खुद इजाद किया था, इस जानलेवा लड़ाई के बीच बेहद तेजी से पक्के होते जा रहे थे और उसके खुद के मार्शल स्किल्स के साथ मक्खन की तरह घुल मिल रहे थे। फिश ड्रैगन पाथ के बाहर बातचीत का शोर पूरी तरह थम चुका था। हर एक इंसान की आंखें स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर चमक रहे उन नंबरों पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे पर बिना रुके ऊपर बढ़ रहे थे। 12,000, 13,000, 14,000 बढ़ते हुए नंबरों को देखकर ललित की अगुवाई में यश का साथ दे रहे डिसाइपल्स का जोश 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। चौथे ट्रायल में एक फैंटम डेमन को मारने के 75 पॉइंट्स मिलते थे, पूरे 100 को मारने पर 7,500 पॉइंट्स मिलेंगे और चौथी स्टेज का दरवाज़ा पार करने का 2,500 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा इनाम, यानी कुल 10,000 पॉइंट्स। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे ही यश इस चौथे ट्रायल को पार करेगा, पहले 3 ट्रायल्स के पॉइंट्स मिलाकर उसके पास पूरे 20,000 पॉइंट्स हो जाएंगे। उस वक्त वह हेवन रैंकिंग में 72वें स्थान पर बैठे समरवीर से सिर्फ 2,000 पॉइंट्स पीछे होगा। जैसे जैसे स्क्रीन पर नंबर टिक टिक करके बढ़ रहे थे, ललित ने घबराहट के मारे अपनी मुठियां भींच लीं। वहीं थोड़ी दूर खड़ा अभिमन्यु सोलंकी अपने निचले होठ को इतनी जोर से चबा रहा था कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अभिमन्यु का घबराना लाजमी था। यश के साथ लगाई गई उस शर्त को एक पल के लिए साइड भी रख दें तो ललित की मेज पर रखे वह 2,40,000 के चांदी के नोट उसे अंदर से खोखला करने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर पैसा उसने लोगों के हाथ जोड़कर उधार लिया था। अगर वह ये दांव हार गया तो अभिमन्यु के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। 17,000 पॉइंट्स, 17,500 पॉइंट्स। फ्लैश, स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर तेज रोशनी चमकी और पॉइंट सीधे छलांग लगाकर 20,000 पर पहुंच गए। ललित और उसके साथियों ने खुशी से आसमान सिर पर उठा लिया। 20,000 पॉइंट्स, एक और परफेक्ट क्लियरेंस। अब सिर्फ 2,000 पॉइंट्स का फासला बाकी है। सिर्फ 2,000 और फिर हमारा यश भाई सीधे हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर अपना नाम लिखवाएगा। हाँ भाइयों, तुम सब आज मालामाल होने वाले हो। भले ही इस सट्टे में ललित को अपनी जेब से पैसे चुकाने पड़ते, पर वह इसलिए खुश था क्योंकि उसका दोस्त यश जीत रहा था। उधर अभिमन्यु के खेमे में जिन डिसाइपल्स ने यश के हारने पर पैसे लगाए थे, उनके चेहरों पर 12 बज चुके थे। ललित की इस चीख पुकार ने पहले से ही बारूद बने बैठे अभिमन्यु के अंदर आग लगा दी। अबे ओए, क्या चिल्ला रहा है बे? ओए ललित, अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद रख। ये सिर्फ चौथा ट्रायल था। ट्रू एसेंस 4th या 5th लेवल वाले किसी इंसान के लिए इसे पार करना कोई अजूबा नहीं है, पर 5वीं स्टेज ट्रू एसेंस रेल्म का कोई मामूली कल्टीवेटर उसे पार करने की सोच भी कैसे सकता है? रियांश खुद ट्रू एसेंस 5th लेवल पीक पर होने के बावजूद उसे पार नहीं कर पाया था। सेक्ट का नंबर 1 जीनियस कहलाने वाला जतिन भी 5वीं स्टेज को तब उखाड़ पाया था जब उसका कल्टीवेशन स्पिरिट गाइडिंग रेल में पहुंच चुका था। चीखते चिल्लाते अभिमन्यु का खोया हुआ खोखला आत्मविश्वास वापस लौट आया। जब बाहर अभिमन्यु गला फाड़कर दहाड़ रहा था, तब अंदर चौथा ट्रायल पार करने के बाद यश जमीन पर बैठकर बुरी तरह हाँफ रहा था। इस चौथे ट्रायल को पार करने में उसके शरीर की पूरी ऊर्जा निचुड़ चुकी थी। इस भयानक लड़ाई ने उसके ट्रू एसेंस का लगभग 70% हिस्सा सोख लिया था। यश 5वें ट्रायल के दरवाजे के ठीक सामने पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शरीर के ट्रू एसेंस को तुरंत वापस भरने वाली जादुई गोलियां सेक्ट में बेहद दुर्लभ थीं, यहाँ तक कि कल्टीवेशन बढ़ाने वाली गोलियों से भी ज़्यादा नायाब। कई बार तो अगर समय की पाबंदी न हो तो ट्रू एसेंस रेल्म के लोग कल्टीवेशन बढ़ाने वाली गोलियों को ही ऊर्जा वापस पाने के लिए निगल लिया करते थे। आधे घंटे बाद जब उसके शरीर का ट्रू एसेंस 80% तक वापस भर गया, तो यश ने धीरे से 5वें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का दरवाज़ा धकेला। अंदर फैंटम डेमन्स की शक्लें उभरते ही वह अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा रह गया।
क्योंकि वह इन फैंटम डेमन्स की रग रग से वाकिफ था, वह इन्हें अपने शरीर के हर एक हिस्से की तरह पहचानता था। सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर, अर्थ रैंक लो ग्रेड का खूंखार याओ बीस्ट। सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर यश के मिराज ड्रैगन पल के अंदरूनी पहले आयाम में इस वक्त बिल्कुल जीता जागता एक असली सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर किंग मौजूद था। जब भी यश के पास कोई काम नहीं होता था तो उसकी चेतना मिराज ड्रैगन पल के अंदर बैठे उसी कोंडोर किंग के ऊपर जाकर टिक जाती थी और वह उसकी हर एक हरकत और उससे मिलने वाले गहरे ज्ञान को अपने अंदर उतारता था। इसी वजह से यश सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर की एक एक कमजोरी को अपनी हथेली की तरह जानता था, जिसमें जाहिर तौर पर उसके शरीर के सबसे जानलेवा बिंदु भी शामिल थे। सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर की दो सबसे बड़ी घातक कमजोरियां थीं। पहली, उसके सिर पर मौजूद वह चांदी के रंग के पंख जो बाकी शरीर के मुकाबले बेहद नाजुक होते थे और उन्हें आसानी से भेदा जा सकता था, वहां एक सटीक वार का मतलब था मौत। और दूसरी कमजोरी थी उसके पेट के निचले हिस्से पर मौजूद नाखून के बराबर चांदी के रंग का एक छोटा सा नर्म रोआं। वह हिस्सा न सिर्फ रुई की तरह मुलायम था, बल्कि वह ठीक उस गिद्ध के दिल के ऊपर स्थित था। वहां एक सिंगल वार लगा और सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर की मौत तय थी। यश के मन में सिर्फ एक ही शंका थी कि क्या शुद्ध स्पिरिचुअल पावर से बने इन नकली सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोज के शरीर में भी वही कमजोरियां मौजूद होंगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। यश ने सुन रखा था कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के हर एक ट्रायल में मौजूद याओ बीस्ट्स असल में असली याओ बीस्ट्स की आत्माओं के ऊपर स्पिरिचुअल पावर का लेप चढ़ाकर बनाए जाते हैं। अब ये बात सच थी या कोरा झूठ, इसका फैसला अभी एक प्रहार में हो जाने वाला था। आधा कदम आगे बढ़ाते ही दो सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोज ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आसमानी बिजली की तरह यश के ऊपर झपटे। स्टार चेजिंग स्टेप्स, डायरेक्ट स्टेप। एक कदम रखते ही यश का शरीर सीधे एक सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर के पेट के ठीक नीचे प्रकट हुआ। नाखून के बराबर चांदी के रंग का वह छोटा सा नर्म रोआं तुरंत उसकी आंखों के निशाने पर आ गया। स्विश, तलवार की धार चमकी। एक हल्की सी पुचक की आवाज के साथ उस चांदी के रोए पर तलवार का प्रहार सहते ही वह विशाल डेमोनिक कोंडोर किसी फूटे हुए गुब्बारे की तरह हवा में फट गया। पफ की आवाज के साथ वह बिना किसी शक्ल वाली स्पिरिचुअल पावर में बिखर कर विलीन हो गया। यश खुशी से झूम उठा। जानलेवा कमजोरी वाला फॉर्मूला 100% काम कर गया था और अगले ही पल यश ने स्टार चेजिंग स्टेप्स की ऐसी तूफानी झड़ी लगाई कि उसका शरीर वहां पूरे कमरे में पागलों की तरह टिमटिमाने लगा। फिश ड्रैगन पाथ के बाहर चूंकि स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर काफी देर से नंबर 10 से मज नहीं हुए थे, इसलिए अभिमन्यु सोलंकी ने छाती चौड़ी करके हंसना शुरू कर दिया। हम देखा तुम सब ने। यश 5वें ट्रायल में जाकर औंधे मुंह गिर पड़ा ना। आधा घंटा हो चुका है और पॉइंट्स एक नंबर भी आगे नहीं बढ़े हैं। लिख के ले लो, यश अभी रोता हुआ बाहर आने वाला है। अभी भी कोई हलचल नहीं है। हे देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यश का 5वीं स्टेज पार करके हेवन रैंकिंग में घुसने का ख्वाब देखना सिर्फ एक मुंगेरीलाल का हसीन सपना है। अभिमन्यु के मुंह से सपना शब्द पूरी तरह बाहर निकला भी नहीं था कि स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर चमक रहे नंबर अचानक हिले। वह ठीक 20,000 से छलांग लगाकर सीधे 20,500 पर पहुंच गए। 5वें ट्रायल के फैंटम डेमन सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोज थे। एक को उड़ाने पर सीधे 500 पॉइंट्स की लॉटरी। नंबर बदलते ही अभिमन्यु सोलंकी की हंसी उसके हलक में ही अटक गई। उसने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, आधा घंटा हो गया है, इतनी देर रगड़कर किसी तरह एक कोंडोर को मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगले ही सेकंड अभिमन्यु के चेहरे का रंग ऐसा उड़ा मानो उसने साक्षात मौत देख ली हो। उसकी आंखों में एक जमा देने वाला खौफ उतर आया। स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर नंबर पागलों की तरह रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे थे। 22,000, 26,000, 30,000, 50,000, 70,000। शूश, दीवार पर रोशनी पागलों की तरह चमकी और अंत में एक नंबर पर जाकर लॉक हो गई 95,000। 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के 5वें ट्रायल में कुल मिलाकर 100 सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोज मौजूद थे। उन सबको मारने के 50,000 पॉइंट्स और 5वीं स्टेज का दरवाज़ा पार करने का 25,000 पॉइंट्स का बोनस इनाम। फिश ड्रैगन पाथ के बाहर खड़े सैकड़ों आउटर और इनर सेक्ट डिसाइपल्स के चेहरों पर छाई वो सदमे की शक्लें भी उसी पल पत्थर की तरह जम चुकी थीं। परफेक्ट क्लियरेंस, यह एक और 100% परफेक्ट क्लियरेंस था। वहां मौजूद हर एक इंसान, जिसमें वो बुजुर्ग ट्रायल गार्डिंग एल्डर भी शामिल थे, उनका मुंह उनके खुद के घूंसे से भी ज्यादा बड़ा खुला हुआ था। वह सब बुत बनकर दीवार पर चमक रहे उन 95,000 पॉइंट्स को फटी आंखों से घूर रहे थे। दीवार पर चमकते वह 95,000 पॉइंट्स आसमानी बिजली के उस कोड़े की तरह थे जिसने अभिमन्यु सोलंकी के भेजे को सुन्न करके रख दिया था। इसको देखते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। मुंह बाए वह खाली आंखों से बस दीवार को देखता रहा। उसके हलक से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। और जिस पल दीवार पर 95,000 का आंकड़ा लॉक हुआ, ठीक उसी पल हेवन एंड अर्थ क्लिफ के बोर्ड पर चमक रहे हेवन रैंकिंग के नाम तूफानी रफ्तार से बदलने लगे। यश का नाम वहां ऐसे प्रकट हुआ मानो वह सीधे आसमान से फाड़कर नीचे उतरा हो।
वह सबसे पहले 72वें नंबर पर चमका, वहां बैठे समरवीर को एक लात मारकर सीधे लिस्ट से बाहर फेंका और फिर रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ भागने लगा। 70, 60, 50, 40, 20, 11वां। हेवन रैंकिंग के बोर्ड में मचे इस तूफानी तहलके ने पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की जड़ें हिलाकर रख दीं। जिन डिसाइपल्स ने सबसे पहले ये तमाशा देखा, उन्होंने पूरे सेक्ट में ढिंढोरा पीट दिया, जिससे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हेवन एंड अर्थ रैंकिंग बोर्ड के सामने डिसाइपल्स का एक विशाल हुजूम इकट्ठा हो गया। डोंगलेई पीक के रैंकिंग बोर्ड के सामने खड़े काले कपड़ों में मलबूस हर्षवर्धन और शौर्य यश के नाम को पागलों की तरह हेवन रैंकिंग में ऊपर चढ़ते हुए बेहद कड़वे और जले हुए चेहरों के साथ देख रहे थे। ठीक 1 साल पहले वह तीनों एक ही दिन आउटर सेक्ट के डिसाइपल बने थे, और आज 1 साल बाद यश हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर सुनामी ला रहा था, जबकि वह दोनों अभी भी अर्थ रैंकिंग के बोर्ड में अपनी जगह बनाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे थे। यश सच में एक पैदाइशी दैत्य है, मैं उसकी बराबरी के लायक नहीं हूं, हर्षवर्धन ने कहा, उसकी आवाज़ में एक गहरी बेबसी और जलन की कड़वाहट भुली हुई थी। अगर आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए ये तमाशा सिर्फ तालियां पीटने का जरिया था, तो इनर सेक्ट के डिसाइपल्स के इस तहलके ने पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के आला कमान की नींदें उड़ाकर रख दी थीं। खासकर फिश ड्रैगन पाथ के उस ट्रायल गार्डिंग एल्डर की। जब वह अपने उस भयानक सदमे से बाहर आए, तो उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया और तुरंत एक टेलिस्मन मैसेज हवा में दागा। पलक झपकते ही इस एक खबर ने पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर बारूद में चिंगारी का काम किया। कुछ ही पलों में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के आसमान पर टेलिस्मन की अनगिनत रोशनी बिजली की तरह इधर से उधर दौड़ने लगी और पूरा सेक्ट भूचाल की तरह हिल उठा। क्या बकवास है! यश ने सच में 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का 5वां ट्रायल पार कर लिया, और वो भी परफेक्ट क्लियरेंस के साथ। अपने क्वाइट रूम के अंदर बैठे सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ फिश ड्रैगन पाथ के एल्डर द्वारा भेजे गए टेलिस्मन मैसेज को देखकर अपनी जगह से उछल पड़े। उनके मन में एक विचार आया और उनकी आंखों से दिव्य रोशनी की एक तेज किरण फूट पड़ी। उन्होंने हवा में अपने हाथ से एक लकीर खींची और स्पिरिचुअल पावर से बना एक पारदर्शी जादुई शीशा हवा में प्रकट हो गया। हालांकि शीशे के अंदर का नज़ारा देखकर सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ को अंदर ही अंदर एक गहरी झुंझलाहट महसूस हुई। उन्हें शीशे में यश द्वारा 5वें ट्रायल के फैंटम डेमन्स को चीरने का वो खौफनाक मंजर दिखाई नहीं दिया, बल्कि उन्हें दिखा कि यश 5वें और 6ठे ट्रायल के बीच वाले दरवाजे के सामने पालथी मारकर आराम से सुस्ता रहा था। ये चमत्कार हुआ कैसे? यश का कल्टीवेशन सिर्फ ट्रू एसेंस 3rd लेवल पर है। नहीं, आधा साल गुफा में सजा काटने के बाद उसने ट्रू एसेंस 4th लेवल की ताकत हासिल कर ली है। पर ट्रू एसेंस 4th लेवल पर होने के बावजूद 5वीं स्टेज पार करना तो दूर की बात है, वहां के सारे फैंटम डेमन्स को साफ करके परफेक्ट क्लियरेंस लाना, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ की भवें आपस में उलझकर गहरी गांठ बन चुकी थीं। उनके सामने हवा में तैर रहे उस जादुई शीशे में यश ने धीरे से 6ठे ट्रायल का दरवाज़ा धकेला। ये देखकर महेंद्रनाथ ने अपनी आंखों की पूरी ताकत यश के शरीर पर केंद्रित कर दी। ठीक उसी वक्त सेक्ट के कई और बड़े एल्डर्स को भी अपने शिष्यों या जान पहचान वालों से टेलिस्मन के जरिए ये तूफानी खबर मिल चुकी थी। ट्रू एसेंस 3rd लेवल के कल्टीवेशन के साथ यश ने 5वां ट्रायल उड़ा दिया। ये तो कोरा मजाक है ना? अगर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा जीनियस तन में खुद कब्र से जिंदा होकर वापस आ जाए ना, तब भी वह ट्रू एसेंस 3rd लेवल पर यह कारनामा नहीं कर सकता था। ग्रैंड एल्डर सोमनाथ सदमे के मारे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। चाहे जो हो जाए, मुझे इस मामले में तुरंत फैसला लेना होगा। सेक्ट में टैलेंटेड डिसाइपल्स तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपनी पूरी ताकत और विरासत सौंपने लायक असली उत्तराधिकारी सदियों में एक पैदा होता है। उधर एक दूसरे पहाड़ की चोटी पर 7वें एल्डर भी यह खबर मिलते ही हवा में चील की तरह उड़ चले और उनका रुख सीधे मुख्य पहाड़ इक्वल हेवन पीक की तरफ था। मुझे सबसे पहले बाजी मारनी होगी। मुझ बूढ़े के हाथ के नीचे अभी तक एक भी ढंग का ट्रू डिसाइपल नहीं है, इसी वजह से सेक्ट की बैठकों में मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। उसी पल दूसरे एल्डर, तीसरे एल्डर, चौथे एल्डर, यहाँ तक कि 6ठे एल्डर भी बिल्कुल यही भाग दौड़ कर रहे थे। स्टेडी लाइट पीक पर बैठे 5वें एल्डर राठौड़ को जब ये खबर मिली, तो गुस्से से उनकी भवें खींचकर उल्टे वी की शक्ल में तब्दील हो गईं। इस कमीने के पिल्ले ने मेरे वैभव को मार डाला, जिससे पूरी बिरादरी में मेरी नाक कट गई और उसने हर्षल का वो हश्र कर दिया। इससे पहले कि मैं इसकी खाल उधेड़ पाता, ये दोबारा पूरे सेक्ट का हीरो बनकर बैठ गया। ओए स्वॉर्ड बॉय, जा अपने सीनियर भाइयों को तुरंत यहाँ बुला कर ला। उनकी इस खौफनाक दहाड़ के साथ ही वो छोटा सा लड़का सिर झुकाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ के सामने तैर रहे उस जादुई शीशे में यश ने अपनी ताकत की आखिरी बूंद तक निचोड़ कर रख दी थी। अपने दाएं हाथ में हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड और बाएं हाथ में ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर थामे उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आर पार की लड़ाई का वो खूंखार रूप अपनाया और अंत में 6ठे ट्रायल के तीसरे फैंटम डेमन अर्थ रैंक इंटरमीडिएट के याओ बीस्ट 4 आर्म्ड बी ऐप को मौत के घाट उतार दिया। पर जिस पल उसने तीसरे 4 आर्म्ड बी ऐप का काम तमाम किया,
ठीक उसी सेकंड चारों तरफ से उसे घेर कर खड़े बाकी 6 फोर आर्म्ड बीआईएप्स के 24 विशालकाय भालू जैसे हाथों ने एक साथ यश की छाती और पीठ पर भयानक प्रहार किया। पहाड़ों को चूर करने और समंदर को चीरने वाली उस खौफनाक ताकत ने जैसे ही यश के शरीर पर चढ़े उस कागजी प्रोटेक्टिव ऑरा को फाड़ा, उसके कपड़ों के अंदर छुपकर बैठे उस सुरक्षा जेड टेलिस्मन से सतरंगी रोशनी का एक तेज चक्र फूट पड़ा। रोशनी के एक तेज झपके के साथ यश, जिसकी आंखों में उस आखिरी पल मौत का असली खौफ उतर आया था, छठे ट्रायल के उस कमरे से हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ ने हाथ लहराकर उस जादुई शीशे को हवा में बिखेर दिया। उनके माथे की लकीरें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। यश के लड़ने का तरीका कोई बहुत ज्यादा अलौकिक या जादुई नहीं था। उस रहस्यमयी स्टार चेजिंग स्टेप्स को अगर साइड में रख दें तो महेंद्रनाथ की पारखी नज़रों में यश की असली लड़ाकू ताकत ट्रू एसेंस फिफ्थ लेवल के आखिरी चरण पर खड़े किसी कल्टिवेटर के बराबर ही थी। पर सिर्फ इतनी सी ताकत के दम पर 5वां ट्रायल साफ करना पूरी तरह से नामुमकिन था। जब तक किसी के पास स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के स्तर की ताकत न हो, वह इंसान 5वें ट्रायल की हवा को भी नहीं छू सकता। परफेक्ट क्लियरेंस तो बहुत दूर की बात है। आखिर इस लड़के ने यह मायाजाल रचा कैसे? इस वक्त सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ के अंदर उत्सुकता के ऐसे कीड़े कुलबुला रहे थे कि उनका मन कर रहा था कि वह अपनी खुद की दाढ़ी नोच लें। फिश ड्रैगन पाथ के सामने, अरे देखो, स्क्रीन पर नंबर दोबारा हिले। एक डिसाइपल की चीख के साथ ही वहां मौजूद भीड़ की टकटकी दोबारा स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर जाकर चिपक गई। 96,000, 97,000, 98,000 पॉइंट्स। शूश, वहां खड़े सैकड़ों लोगों के मुंह से एक साथ अचरज भरी सिसकारी निकल गई। 98,000 पॉइंट्स। आमतौर पर सेक्ट में ये स्कोर वो लोग उखाड़ पाते हैं जो स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मध्य या आखिरी चरण में पहुंच चुके होते हैं। जो भी इंसान 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के छठे ट्रायल तक पहुंचने का दम रखता है, वह सीधे इन सेक्ट के टॉप 10 धुरंधरों में गिना जाता है। यहाँ तक कि हेवन रैंकिंग के पहले नंबर पर बैठा कबीर खुद अभी हाल ही में इस छठे ट्रायल को पार कर पाया है और ट्रू एसेंस थर्ड लेवल की औकात वाला ये यश यहाँ तक पहुँच गया। फ्लैश, अभी लोग अपनी आंखें फाड़कर चिल्ला ही रहे थे कि अंदर से बुरी तरह हिला हुआ यश अचानक सुरक्षित बाहर टेलीपोर्ट हो गया। यश को बिना किसी खरोंच के जिंदा बाहर खड़े देखकर वहां मौजूद हर एक इनसेक्ट डिसाइपल के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजा, दैत्य, साक्षात राक्षस। और उसी सेकंड हेवन रैंकिंग के बोर्ड के आंकड़े एक बार फिर पागलों की तरह बदले। अपने 98,000 पॉइंट्स के दम पर यश ने हेवन रैंकिंग के 10वें नंबर पर बैठे डिसाइपल के 96,000 पॉइंट्स को लात मारकर नीचे गिराया और खुद शान से हेवन रैंकिंग का नया 10वां धुरंधर बनकर बैठ गया। पुराना 10वें नंबर वाला डिसाइपल खिसक कर 11वें नंबर पर आ गिरा और जिसे यश ने धक्के मारकर 11वें नंबर पर फेंका था, वह कोई और नहीं बल्कि सेक्ट का चहेता जीनियस रियांश था। अरे भाई साहब देखो, यश तो वो इंसान निकला जो सीधे हमारे जीनियस रियांश के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, एक इनसेक्ट डिसाइपल ने अचरज से कहा। उसके बगल में खड़े एक सीनियर डिसाइपल ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। रियांश को हेवन रैंकिंग के टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में पूरे 3 साल का लंबा वक्त लगा था, जबकि जहां तक मुझे पता है ये यश ठीक 1 साल पहले तक सेक्ट में झाड़ू पोंछा लगाने वाला एक मामूली यूटिलिटी डिसाइपल था। इसका मतलब समझे, यश ने टॉप 10 में घुसने के लिए सिर्फ 1 साल का समय लिया है। इसका टैलेंट तो काहे का टैलेंट बे, यश तो सिर्फ एक मामूली थरी मेरिडियन मीडियम ग्रेड ब्लडलाइन वाला कचरा है। अच्छा, अगर यश कचरा है ना, तो तेरे जैसे 4 मेरिडियन मीडियम ग्रेड ब्लडलाइन वाले नवाब ने अभी तक हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? यश की तरह 10वें नंबर पर बैठना तो बहुत दूर की औकात है तेरी। यश के नाम को लेकर वहां खड़े साथी डिसाइपल्स आपस में ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ पड़े। उधर एक शांत और सुनसान पहाड़ी की चोटी पर साधना में लीन बैठे रियांश को अचानक एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और अपने पास रखे पहचान वाले जेड प्लेट को देखा। उस पर नजर पड़ते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। मेरी रैंक गिरकर हेवन रैंकिंग के 11वें नंबर पर आ गई। कौन है बे? किसने मुझे टॉप 10 की कुर्सी से लात मारकर नीचे खींचा? अपने शरीर की एक तेज परछाई के साथ रियांश सीधे डोंगलेई पीक की तरफ तूफानी रफ्तार से उड़ चला। क्या बात है, मैंने सच में हेवन रैंकिंग के 10वें नंबर वाले धुरंधर को नीचे पटक दिया। दूर से हेवन एंड अर्थ रैंकिंग बोर्ड को निहारते हुए यश खुद भी अचरज के समंदर में गोते खा रहा था। यश का असली मकसद तो बस किसी तरह एड़ियां रगड़कर हेवन रैंकिंग के बोर्ड के अंदर घुसना था। पर 5वें ट्रायल में यश की किस्मत ने एक भयानक पलटी मारी। उसे सिल्वर लाइन डेमोनिक कोंडोर की वो नाजुक कमजोरी पता थी और अपने स्टार चेजिंग स्टेप्स के साथ मिलाकर उसने वहां परफेक्ट क्लियरेंस का वो कोहराम मचा दिया। इस जुगाड़ से वह न सिर्फ हेवन रैंकिंग में घुसा बल्कि सीधे 10वें नंबर की उस शाही कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गया। पर तरीका चाहे जो भी हो, यश ने ये जीत पूरी तरह से अपने दम पर और सीना ठोक कर हासिल की थी।
और यह बात भी सच थी कि सिल्वर लाइन डेमोनिक कॉन्डोर की कमजोरी जानना भी यश की खुद की काबिलियत का हिस्सा था। जब वह अर्थ रैंक इंटरमीडिएट के 3 खूंखार फैंटम डेमन्स से भिड़कर उन्हें मार सकता था, तो अर्थ रैंक लो ग्रेड के 10-20 मामूली डेमन्स को काटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके असली कल्टीवेशन के हिसाब से भी उसके पॉइंट्स 22,000 के पार जाना तय था। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि यश असल जिंदगी में 2 या 3 असली अर्थ रैंक इंटरमीडिएट के याओ बीस्ट्स को अकेले उखाड़ सकता था। आखिरकार 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के अंदर स्पिरिचुअल पावर से बने इन नकली डेमन्स और असली खून मांस वाले याओ बीस्ट्स की ताक में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। यश के चेहरे पर छाई यह अचरज भरी मासूमियत देखकर वहां खड़े आउटर और इनर सेक्ट के लोगों का मन कर रहा था कि वह अपना सिर पीट लें। शक्ल तो ऐसे बना रहा है नवाब मानो इसे खुद नहीं पता था कि इसके अंदर कितने खूंखार राक्षस की ताक छुपी है। उधर अभिमन्यु सोलंकी, जो थोड़ी देर पहले तक मेघ की तरह सबसे ज्यादा फुदक रहा था और गला फाड़कर चीख रहा था, वो स्पिरिचुअल लाइट की दीवार पर लिखे उस को ऐसे घूर रहा था मानो किसी ने उस पर काला जादू कर दिया हो। उसकी आंखों की पुतलियां 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं हिल रही थीं। और कोई चारा भी नहीं था। अभिमन्यु वहां से भागना चाहता था, पर उसके पैरों में जैसे 100 किलो के पत्थर बंध चुके थे। अपनी उस पुरानी लगाई शर्त को याद करके कि अगर यश हेवन रैंकिंग में घुस गया तो वह अपना सिर बोर्ड पर तब तक पटकेगा जब तक उसकी जान न निकल जाए, अभिमन्यु के सिर के बाल खड़े हो गए और शर्म के मारे उसका चेहरा तंदूर की तरह जलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां खड़े सैकड़ों लोगों से आंखें कैसे मिलाएगा। वह जिंदगी में दोबारा किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचा था, और उन 10-12 उधार देने वाले भूखे भेड़ियों का कर्जा कैसे चुकाएगा जो उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। अभिमन्यु वहां से हिलना नहीं चाहता था, पर कोई था जो उसे धक्के मारकर हिलाने के मूड में था। अपने कपड़ों की धूल झाड़कर यश सीधे ललित की मेज के पास पहुंचा। अपने हाथ के एक ही झाड़ू जैसे इशारे से उसने अभिमन्यु के साथ जीती गई वो पूरी सट्टे की रकम अपनी तरफ समेट ली, जिसे देखकर ललित के मुंह से लार टपकने लगी। हा, हेवन रैंकिंग में सीधा 10वां नंबर। ओए अभिमन्यु सोलंकी, मैं ये 2,40,000 चांदी के ताइल सबसे पहले अपने खाते में डाल रहा हूँ। और अब मैं ये देखने के लिए बेकरार बैठा हूं कि तू अपना यह खूबसूरत सिर इस पत्थर के बोर्ड पर कैसे फोड़ता है। चल जल्दी कर, यहाँ पूरी पब्लिक तेरा ही तमाशा देखने के लिए खड़ी है। हा। यश की यह चुभती हुई आवाज़ सुनकर अभिमन्यु के अंदर बेबसी और गुस्से का ऐसा जहर उतरा कि उसका मन किया कि वह अपने खुद के दोनों हाथ चबा ले। उसकी जिंदगी में यश जैसा पनौती राक्षस कहाँ से आ टपका था। रैंकिंग बोर्ड पर सिर पटक कर जान दे देना, ये तो सरासर पागलपन था। अभी तो उसकी पूरी जवानी बाकी थी, एक सट्टे की मामूली सी बकवास के पीछे वह अपनी जान क्यों गंवाए। अभिमन्यु के अंदर खौफ की सुनामी आ चुकी थी। वह इतना ज्यादा घबरा चुका था कि उसका मन कर रहा था कि धरती माता यहीं बीच से फटे और उसे अपने अंदर संभालें। क्या हुआ बे, गूंगा बहरा बनने की एक्टिंग कर रहा है। ओए अभिमन्यु, अगर तू खुद मुड़कर वहां नहीं गया ना, तो मैं खुद तुझे अपने कंधों पर उठाकर ले जाऊंगा और तेरा सिर उस बोर्ड पर दे मारूंगा। अभिमन्यु का पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खौफ के मारे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। सीनियर ब्रदर अभिमन्यु, आपको मास्टर ने तुरंत अपने क्वाइट रूम में याद किया है। 5वें एल्डर राठौड़ का वो छोटा सा स्वॉर्ड बॉय अचानक फिश ड्रैगन पाथ की भीड़ को चीरता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। उस छोटे से बच्चे के मुंह से निकले ये चंद शब्द अभिमन्यु के लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थे। बिना एक सेकंड की भी देरी किए अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत से हवा में छलांग लगाई और वहां से दुम दबाकर ऐसे भागा मानो उसके पीछे 100 भूखे शेर छोड़ दिए गए हों। भागते हुए अभिमन्यु की पीठ को देखकर यश ने जमीन पर थूका। शर्त लगाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, पर जब चुकाने की बारी आई तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, साला नामर्द। और वैसे भी सेक्ट के डिसाइपल होने के नाते क्या मैं सच में तेरी जान ले लेता? बस मुड़कर सबके सामने अपनी गलती की माफी मांग लेता तो बात वहीं खत्म हो जाती। भागते हुए हवा में यश के ये ताने सुनकर अभिमन्यु का खून इस कदर जला कि उसके हलक से खून की उल्टी होते होते बची। अबे साले कमीने इंसान, दुनिया में कोई और है जो तेरी तरह लोगों की सरेआम इज्जत उतारता हो? जैसे ही अभिमन्यु ने वहां से दौड़ लगाई, जिन इन सेक्ट डिसाइपल्स ने उसे पैसे उधार दिए थे, उनकी सांसें हलक में अटक गईं। वह सब के सब पागलों की तरह चीखते हुए उसके पीछे भाग खड़े हुए। ओए अभिमन्यु के बच्चे रुक, हमारे पैसे वापस कर दूंगा बे, मैं जुबान का पक्का इंसान हूँ, पाई पाई लौटा दूंगा। हवा में उड़ते हुए अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर दहाड़ लगाए। थू है तेरी औकात पर, तेरे जैसा धोखेबाज और जुबान का पक्का। पहले हमें कागज पर लिख कर दे साले। अभिमन्यु। ठीक उसी पल जब अभिमन्यु अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के 8 विशेष एल्डर्स में से 6 बड़े एल्डर्स एक साथ सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ के क्वाइट रूम में आ धमके। अरे एल्डर्स, आप सब एक साथ यहाँ? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ बुरी तरह चौंक गए। 6 बड़े एल्डर्स का इस तरह एक साथ किसी बैठक में आना सदियों में एक बार होता था। 6 एल्डर्स ने एक दूसरे की शक्लों को देखा और सबसे पहले 7वें एल्डर ने गला साफ करके कहा, सेक्ट लीडर, मैं यहाँ आपको ये सूचित करने आया हूँ कि मैं न सेक्ट के डिसाइपल यश को अपना इकलौता और खास उत्तराधिकारी शिष्य बनाने जा रहा हूँ।
क्या बकवास है। ओए सातवें, तू अपना मुंह बंद रख। सेक्ट लीडर, मैं भी यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि मैं यश को अपना शिष्य बनाने वाला हूँ। और देखते ही देखते सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ का वो शांत कमरा मछली बाजार के भयानक शोर में तब्दील हो गया। बिना किसी अपवाद के वहां मौजूद हर एक एल्डर सिर्फ और सिर्फ यश को अपना शिष्य बनाने की भीख मांग रहा था। एल्डर्स, मुझे ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि आप सब सेक्ट के बच्चों को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां तक यश को अपना शिष्य बनाने की बात है ना, उस पर फैसला लेने का अधिकार मेरे हाथों में भी नहीं है। सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ के मुंह से यह निकलते ही वो छहों एल्डर्स जो अभी तक एक दूसरे के बाल नोचने पर उतारू थे, उन सबका मुंह एक साथ फेविक्विक की तरह चिपक गया। जब सेक्ट लीडर खुद उसे नहीं सौंप सकते तो आपस में गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें सबसे पहले इस रहस्य की तह तक जाना था। सेक्ट लीडर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आधा साल पहले ही इस बारे में मेरी राघव से बात हो चुकी है, महेंद्रनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा। वो खूंखार राक्षस राघव। छहों बड़े एल्डर्स के चेहरों का खून एक ही सेकंड में सूख कर पीला पड़ गया। उनके हलक से आवाज निकलना बंद हो गई। हालांकि उनमें से 2-4 एल्डर्स अभी भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। सेक्ट लीडर, हमारे सेक्ट के कड़े नियमों के मुताबिक राघव इस वक्त सिर्फ आउटर सेक्ट का एक मामूली इंस्ट्रक्टर है। उसके पास किसी को अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाने की कानूनी काबिलियत ही नहीं है। और अगर मान भी लें कि उसके पास ये हक है, तब भी उसने कागजों पर यश को अपना शिष्य घोषित थोड़ी किया है। खैर, अगर आप में से किसी के अंदर सच में इतनी बड़ी ताकत और गुर्दा है ना, तो सीधे जाकर राघव से इस बारे में प्यार से बात करके देख लो, क्या पता वह आप लोगों की खातिर यश को छोड़ दे। छहों के छहों एल्डर्स के मुंह पर ताले लग गए। उस सन की राघव से जाकर प्यार से बात करना, क्या ये साक्षात मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा नहीं था? अगर उस पागल ने गुस्से में आकर उनके शरीर में तलवार के 2-4 आर पार छेद नहीं किए ना, तो वह खुद को खुशनसीब समझेंगे। ये तो सेक्ट लीडर, वह राघव इस तरह सरेआम सेक्ट के कायदे कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ा सकता। सातवें एल्डर, जो अभी थोड़ी देर पहले तक लड्डू बांटने के मूड में थे, उनका चेहरा लटक कर गुब्बारे की तरह पिचक गया। अगर राघव कायदे कानून मानने वाला और शरीफ इंसान होता, तो क्या पूरी दुनिया उसे राक्षस राघव के नाम से बुलाती? सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ ने एक बेहद कड़वी और बेबस मुस्कान दी। सेक्ट लीडर के कमरे में चल रहे इस पूरे राजनीतिक ड्रामे से यश पूरी तरह बेखबर था। इस वक्त तो यश का दिल बल्लियों उछल रहा था और वह हवा से बातें करता हुआ सीधे स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की तरफ भागा जा रहा था। चूंकि उसने हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर अपना शाही डंका बजा दिया था, इसलिए उसे बिना वक्त गंवाए हेवन रैंकिंग के उन शानदार फायदों को लूटना था और पवेलियन की तीसरी मंजिल के अंदर घुसकर अपने लिए कुछ खूंखार सीक्रेट मैनुअल्स चुनने थे। बाकी सारी दुनियादारी को अगर साइड में रख भी दें, तो सिर्फ उस प्रोटेक्टिव ऑरा का ही उदाहरण ले लो। अगर यश ने अपने उस कागजी और सड़े हुए पुराने ऑरा को हटाकर कोई लोहे जैसी मजबूत सुरक्षा वाला नया ऑरा चुन लिया होता, तो छठे ट्रायल के दौरान उसका दिल उसके हलक में आकर नहीं अटकता। अर्थ रैंक इंटरमीडिएट के उस खूंखार 4 आर्म्ड बीए के सामने यश का वो पुराना प्रोटेक्टिव ऑरा गीले कागज की तरह एक ही झटके में फट गया था। उस एक सेकंड के लिए तो यश सच में ये सोचकर सुनना पड़ गया था कि अगर उस सुरक्षा टेलिस्मन ने काम करने में 1 मिलीसेकंड की भी देरी कर दी होती, तो आज उसकी लाश गुफा के अंदर सड़ रही होती। आज स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन के बाहर रोज की तरह डिसाइपल्स की वो लंबी और थका देने वाली कतार नहीं लगी थी। वहां मुश्किल से 3 या 4 लोग ही खड़े सुस्ता रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सेक्ट के 99% नवाब इस वक्त हेवन एंड अर्थ रैंकिंग बोर्ड के सामने मचे उस तमाशे पर तालियां पीटने गए हुए थे। पवेलियन के दरवाजे पर पहरा दे रहे वो पुराने डीकन रोज की तरह अपनी आधी अधखुली आंखों से दुनिया को घूर रहे थे, मानो वह आधे सोए हुए और आधे जगे हुए हों। यश, तुम पवेलियन की तीसरी मंजिल के अंदर जाना चाहते हो? जहां तक मेरी पुरानी याददाश्त काम करती है, तुम्हें इन सेक्ट का डिसाइपल बने अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं ना? ओल्ड डीकन ने अपनी गहरी और धीमी आवाज में पूछा। ओल्ड डीकन, जरा इस पर तो अपनी नजर डालिए। यश ने बिना कोई बहस किए अपना पहचान वाला जेड टोकन उनके आगे बढ़ा दिया। हेवन रैंकिंग 10वां नंबर। अधखुली आंखों वाले वो ओल्ड डीकन अपनी जगह पर बुत बनकर जम गए। उनकी धुंधली आंखों में अचानक 100 वॉट के बल्ब जैसी तेज चमक आ गई। मैंने सपने में भी डायरेक्ट सोचा था कि जिस अज्ञात दैत्य की वजह से वो सारे डिसाइपल्स पागलों की तरह चीखते हुए रैंकिंग बोर्ड की तरफ भागे जा रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो यश। और हाँ, सिर्फ तीसरी मंजिल क्यों? क्या तुम सीधे पवेलियन की चौथी मंजिल के अंदर जाकर वहां का खजाना नहीं लूटना चाहते? ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड के मार्शल स्किल्स उन मीडियम ग्रेड वाले खिलौनों से 1000 गुना ज्यादा तबाही मचाते हैं। यश के चेहरे की हंसी अचानक जम गई। क्या मैं सच में चौथी मंजिल के अंदर जा सकता हूँ? ओल्ड डीकन खुद भी अचरज में पड़ गए। ओ यश, मुझे यह मत बताना कि तुम्हें सेक्ट के इतने बड़े नियम के बारे में पता ही नहीं था। एक इनर सेक्ट डिसाइपल को पवेलियन की तीसरी मंजिल में घुसने के लिए सिर्फ हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर अपना नाम लिखवाना होता है,
पर अगर वह किसी तरह हेवन रैंकिंग के टॉप 10 शाही धुरंधरों में अपनी जगह बना लेता है ना, तो उसे सीधे चौथी मंजिल के अंदर बिना किसी रोक टोक के आने जाने का शाही पास मिल जाता है। टॉप 10 में आने के इतने भयानक फायदे हैं, अरे एक से बढ़कर एक जादुई फायदे हैं। पूरी दुनिया को पता चलने वाले उन आम फायदों के अलावा तुम्हें सेक्ट के किसी भी बड़े एल्डर को बिना किसी शर्त के अपना गुरु चुनने की आज़ादी मिलती है। और हाँ, स्पिरिचुअल वेन कल्टीवेशन रूम। जिस दिन तुम्हारा कल्टीवेशन स्पिरिट गाइडिंग रेल्म की दहलीज पर कदम रखेगा ना, तुम सेक्ट के उस सबसे पवित्र और ताकतवर कल्टीवेशन रूम के अंदर जाकर मुफ्त में अपनी साधना कर सकते हो। यहाँ तक बोलते बोलते ओल्ड डीकन की वह लंबी सफ़ेद भवें अचानक अचरज से फड़फड़ाईं। वैसे एक बात बताओ, सेक्ट के इतिहास में आज तक जितने भी डिसाइपल्स टॉप 10 के अंदर घुसे हैं, उनमें से सबसे कमज़ोर इंसान भी स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के शुरुआती चरण पर था। तुमने ये कारनामा सिर्फ ट्रू एसेंस 4th लेवल की ताकत के साथ कैसे उखाड़ लिया? यह एक ऐसा टेढ़ा सवाल था जिसका सीधा जवाब देना खुद यश के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा था। अभी यश अपने दिमाग में कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि पवेलियन से थोड़ी ही दूरी पर अचानक एक अजीब सी चीख पुकार और रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। मैंने मारा, ये ले मेरा घूंसा, हा। यश के बच्चे, तू हार गया। मैं आउटर सेक्ट का नंबर 1 बादशाह हूँ, हा नंबर 1। ओ लक्ष्य, मैं यहाँ खड़ा हूँ। है तेरे अंदर हिम्मत मुझसे भिड़ने की? मैं हूँ हर्षल। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में आउटर सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल हूँ। रास्ते के एक किनारे पर फटे पुराने और कीचड़ से सने कपड़ों में मलबूस हर्षल पागलों की तरह हवा में अपने हाथ लहराकर एक विशालकाय पेड़ को गालियां दे रहा था। वह एक पल पागलों की तरह हंसता तो अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगता। कभी वह खुद को सिकंदर समझकर छाती चौड़ी करता तो कभी खौफ के मारे कांपने लगता। जब वह गुरूर में होता तो उसकी बातें आसमान छूती, और जब वह खौफ में होता तो उसकी आंखों से आंसू और नाक से सान एक साथ बहने लगते, क्योंकि उसने उस बेजुबान पेड़ को ही अपना जानी दुश्मन मान लिया था। ये खौफनाक मंजर देखकर यश के दिल को एक अजीब सा गहरा धक्का लगा। ओल्ड डीकन, ये हर्षल को क्या हो गया है? यह पागल हो चुका है। पूरे आधा साल पहले इसके दिमाग की नसें फट चुकी हैं। याद है वो 2 सेक्ट का महामुकाबला, जहां तुमने अकेले अपने दम पर पूरे सेक्ट की नाक बचाई थी? उसके ठीक चंद दिनों बाद ही यह हादसा हुआ। पूरी बिरादरी के ताने, थू थू और लोगों की चुभती हुई नज़रों को ये कमज़ोर दिल वाला हर्षल बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो गया। बड़ा अफसोस होता है इसे देखकर। इस हर्षल के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, पर अंदर से इसका जमीर और हौसला बेहद खोखला और कागजी निकला। क्या अब सेक्ट के बड़े लोग इसकी कोई सुध नहीं लेते? कीचड़ में लथपथ और पागलों की तरह चीखते हर्षल को देखकर यश के माथे पर बल पड़ गए। भले ही अतीत में यश की हर्षल के साथ भयानक दुश्मनी रही थी और दोनों ने एक दूसरे का खून बहाने की कोशिश की थी, पर आज अपने एक पुराने दुश्मन को इस दयनीय और सड़ी हुई हालत में देखकर यश के अंदर एक अजीब सी इंसानी हमदर्दी जाग उठी। सुध क्यों नहीं लेंगे? खुद सेक्ट लीडर ने अपने हाथों से इसकी नब्ज जांची थी और कहा था कि हर्षल के दिमाग को एक ऐसा भयानक और गहरा सदमा लगा है जिसने इसकी चेतना को पूरी तरह कुचलकर रख दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी ठीक नहीं कर सकती। यहाँ तक कि इसके चाचा एल्डर राठौड़ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक वाटर पिल किंग के पैरों में गिरकर कई नायाब सोल कामिंग पिल्स का इंतजाम किया था, पर वो सारी जादुई गोलियां भी इस पर बेअसर साबित हुईं। एल्डर राठौड़ ने खुद इसके लिए दवाएं ढूंढीं। यश बुरी तरह चौंक गया। अरे हर्षल एल्डर राठौड़ का सगा भतीजा है, ये बात तो इस सेक्ट के बच्चे को पता है, ओल्ड डीकन ने सहज भाव से कहा। हैरानी का वो तेज झटका खाकर यश ने ओल्ड डीकन के आगे सिर झुकाया और लंबे डग भरता हुआ सीधे पवेलियन की चौथी मंजिल की तरफ बढ़ गया। और आज जाकर यश के दिमाग के सारे जाले पूरी तरह साफ हुए। अतीत में जब उन दोनों भाइयों चिराग और सुशांत ने यश को चेतावनी देते हुए कहा था कि हर्षल के पीछे एक बेहद खूंखार और विशाल साया खड़ा है, तो उनका इशारा सीधे 5वें एल्डर राठौड़ की तरफ था। इसमें गलती खुद यश की भी थी। पिछले पूरे 1 साल से वह सिर्फ और सिर्फ अपनी गुफा के अंदर बंद होकर जानवरों की तरह कल्टीवेशन करने में जुटा हुआ था। उसे बाहरी दुनिया की इन छोटी मोटी गपशप पर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ मिली थी। उसे इतने बड़े और जानलेवा राजनीतिक अखाड़े की भनक तक नहीं थी। इसका मतलब साफ है, भविष्य में मुझे इस एल्डर राठौड़ से अपनी पीठ बचाकर रखनी होगी। यश के शरीर के सारे रोए सतर्कता के मारे खड़े हो गए। यश ने सेक्ट में जितना भी देखा और सुना था, उसके मुताबिक ये 5वां एल्डर राठौड़ कोई दरियादिल या माफ़ करने वाला संत इंसान बिल्कुल नहीं था। और यह यश की कैसी मनहूस किस्मत थी कि उसी के हाथों एल्डर राठौड़ के सबसे बड़े डिसाइपल विक्रांत सोलंकी की मौत हुई थी, जिससे पूरे सेक्ट के सामने एल्डर की पगड़ी उछाली गई थी। और अब उनका सगा भतीजा हर्षल सड़कों पर कीचड़ खा रहा था और पागल बन चुका था। हालांकि हर्षल के इस पागलपन के पीछे यश का कोई सीधा हाथ नहीं था, ये हर्षल के खुद के खोखले और बुज़दिल जमीर का नतीजा था। पर यश इस बात को लेकर 100% आश्वस्त था कि एल्डर राठौड़ इस पूरे बर्बादी के बिल को सीधे यश के माथे पर ही फाड़ेंगे। इस कड़ी को थोड़ा और आगे जोड़ें तो यश को तुरंत समझ आ गया कि आज सुबह फिश ड्रैगन पाथ के बाहर अभिमन्यु सोलंकी का वो बेवजह फुदकना,
ताने मारना और बार बार यश को उकसाकर मार्शल आर्ट्स एरिना के मौत के कुएं में घसीटने की वो कुटिल कोशिशें, वो सब बिना एल्डर राठौड़ के इशारे के संभव ही नहीं थीं। अपने पहचान वाले टोकन को मजबूती से भींचकर यश ने पवेलियन की चौथी मंजिल के उस जादुई और पारदर्शी सुरक्षा कवच को चीरते हुए अंदर कदम रखा। नीचे पहली और दूसरी मंजिल पर मचे उस भयानक मछली बाजार के शोर के मुकाबले पवेलियन की यह चौथी मंजिल इतनी ज्यादा शांत और सुनसान थी कि वहां अगर एक सुई भी जमीन पर गिरे ना तो उसकी आवाज बम के फटने जैसी गूंजे। वहां दूर दूर तक किसी परिंदे का भी साया नहीं था। न सिर्फ वहां शमशान जैसा सन्नाटा था, बल्कि चौथी मंजिल पर मौजूद किताबों की अलमारियां नीचे वाली मंजिलों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थीं। एक सरसरी नज़र दौड़ाने पर ही पता चल रहा था कि वहां कुल मिलाकर 1000 सीक्रेट मैनुअल्स भी मौजूद नहीं थे। कल्टीवेशन की दुनिया का ये सबसे बड़ा और कड़वा नियम था, तकनीक का स्तर जितना ज़्यादा ऊंचा और तबाही मचाने वाला होगा, उसके सीक्रेट मैनुअल्स उतने ही ज़्यादा दुर्लभ और अनमोल होते जाएंगे। अभी यश एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के कोने से मुड़ा ही था कि सामने से एक साया अचानक प्रकट हुआ, जिससे यश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। सीनियर ब्रदर जतिन। यश, तुम यहाँ इस चौथी मंजिल के अंदर क्या कर रहे हो? यश को यहाँ अपने सामने खड़ा देखकर जतिन की आंखें अचरज से बड़ी हो गईं। उसने अपनी भवें सिकोड़ी और फिर अचानक उसके माथे पर 100 वॉट का बल्ब जला। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस अज्ञात काले घोड़े के बारे में अभी नीचे पूरे सेक्ट में तहलका मचा हुआ है कि उसने सीधे हेवन रैंकिंग के टॉप 10 का तख्ता पलट कर दिया है? वो अज्ञात दैत्य तुम खुद हो यश? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। यश के इस बेपरवाह और सीधे जवाब ने जतिन के दिमाग की चूलें हिलाकर रख दी। जहां तक मेरी पुरानी याददाश्त काम करती है, तुम्हारा कल्टीवेशन सिर्फ ट्रू एसेंस 3rd लेवल पर था ना? ट्रू एसेंस 4th लेवल। यश ने मुस्कुराते हुए सुधार किया। जतिन के चेहरे पर छाई वो अचरज की शक्ल अब एक भयानक सदमे में बदल चुकी थी। अगर मुझे ये बात 100% यकीन के साथ पता ना होती ना कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का जादुई तंत्र कभी कोई गलती नहीं करता और उसके अंदर चीटिंग करने की सोचना भी साक्षात मौत को दावत देना है, तो मैं कसम से तुम्हारे ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम लगा देता। सिर्फ ट्रू एसेंस 4th लेवल की मामूली औकात के साथ 5वें ट्रायल के उन खूंखार डायमंड्स का परफेक्ट क्लियरेंस करना, ये तो इंसानी दिमाग की सोच से भी परे का अजूबा है। अपनी इस ताक को और निखारो यश, मैं उस दिन का बेकरारी से इंतजार करूंगा जब तुम खुद आकर मुझे अखाड़े में चुनौती दोगे। अपने उस गहरे अचरज को बमुश्किल दबाते हुए जतिन ने यश के कंधे पर एक भारी और मजबूत थपकी दी और फिर वहां से चला गया। वाकई, इन सीनियर ब्रदर जतिन के अंदर एक असली और शाही जमीर की झलक दिखती है। उसके जाने के बाद यश पूरी तरह से उन 1000 से भी कम सीक्रेट मैनुअल्स के समंदर में गोते लगाने लगा, ताकि वह अपने शरीर और अपनी तलवार के लिए कोई खूंखार और जानलेवा तकनीक ढूंढ सके। कल्टीवेशन बढ़ाने वाली तकनीकों की अलमारी को छानते हुए यश की नज़र 1 QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 के मैनुअल पर जाकर पड़ी। एक सरसरी नज़र दौड़ाने के बाद ही यश ने कल्टीवेशन वाली तकनीकों के पन्ने पलटना बंद कर दिया। अतीत में उस सनकी राघव ने यश के लिए जो फैसला लिया था वह अपनी जगह 100% सटीक था। 1 QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 से बेहतर और धारदार कल्टीवेशन तकनीक इस पूरी इमारत में मौजूद नहीं थी। जहां तक शरीर को हवा की तरह तेज नचाने वाले मूवमेंट स्किल्स की अलमारी का सवाल था, यश ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। यश इस बात की लिखित गारंटी दे सकता था कि इन सारे ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड के मैनुअल्स में से एक भी कागज़ का टुकड़ा उसके खुद के इजाद किए गए स्टार चेजिंग स्टेप्स की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकता था। घूमते घूमते अंत में यश के कदम प्रोटेक्टिव ऑरा की उस सबसे मजबूत और दुर्लभ अलमारी के सामने जाकर रुक गए। वहां पूरे कमरे में ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड के प्रोटेक्टिव ऑरा मैनुअल्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। कुल मिलाकर सिर्फ 21 तरह की किताबें। उन 21 किताबों में से कम 3 ऐसे खूंखार मैनुअल्स थे जिन्होंने यश की आंखों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लिया। सॉफ्ट वाटर ऑरा, एक बार इसके महारथी बन गए तो ये शरीर को समंदर के पानी जैसी लचक दे देता है। अगर इसे मेजर अचीवमेंट के चरम स्तर तक साध लिया जाए तो यह एक ही वक्त में नर्म और सख्त दोनों की ताकत देता है और दुश्मन के जानलेवा प्रहारों को उसी की तरफ वापस रिफ्लेक्ट करने का जादू रखता है। शैटर्ड जेड गोल्डन एस्ट्रल, यह एक ऐसा प्रोटेक्टिव ऑरा था जो शुद्ध लोहे जैसी अंधी और खुरदरी ताकत पर काम करता था। जब इसकी साधना अपने आखिरी चरम पर पहुंचती है तो यह आपकी सुरक्षा को ही आपका सबसे बड़ा हथियार बना देता है। जो भी दुश्मन आपसे टकराएगा उसका खुद का शरीर झटके से चूर चूर हो जाएगा। 100 लेयर्ड ट्रू एस्ट्रल, इस सीक्रेट मैनुअल के पन्नों में कोई बहुत ज़्यादा जादुई या लच्छेदार बातें नहीं लिखी थीं, पर इसके परिचय के पन्ने पर लिखी सिर्फ एक इकलौती लाइन ने यश के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अगर 100 लेयर्ड ट्रू एस्ट्रल को मेजर अचीवमेंट के चरम स्तर तक साध लिया जाए तो कल्टीवेटर सीधे स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के किसी खूंखार दैत्य के पूरे जोर से मारे गए प्रहार को अपनी छाती पर बिना किसी खरोंच के झेल सकता है। पर इसकी साधना साक्षात मौत के कुएं में एड़ियां रगड़ने जैसी खौफनाक और कठिन है। इन तीनों जानलेवा मैनुअल्स को अपने हाथों में थामे यश गहरी कश्मकश में पड़ गया।
इन तीनों में से हर एक तकनीक के अपने कुछ सुनहरे फायदे और भयानक नुकसान थे। आखिर वह अपनी जिंदगी का दांव किस किताब पर लगाए? काफ़ी देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद यश ने अंत में अपनी छाती की सुरक्षा के लिए 100 लेयर्ड ट्रू एस्ट्रल के मैनुअल पर ही अपनी उंगली रख दी। भले ही उसके पन्नों पर साफ साफ लिखा था कि इसकी साधना लोहे के चने चबाने जैसी भयानक और जानलेवा है, पर मेजर अचीवमेंट के चरम पर पहुंचकर सीधे स्पिरिट गाइडिंग रेलम के किसी खूंखार कल्टीवेटर के पूरे जोर से मारे गए प्रहार को अपनी छाती पर झेल लेने का वो लालच इतना ज्यादा बड़ा और जादुई था कि यश खुद को रोक नहीं पाया। इसके बाद उसे अपने दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए एक ऑफेंसिव मार्शल स्किल चुनना था। वहां अलमारियों में एक से बढ़कर एक तबाही मचाने वाले मार्शल स्किल्स मौजूद थे जिन्होंने यश के मुंह में पानी ला दिया था, पर एक ही वक्त में 10 नावों पर पैर रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इस वक्त उसकी असली औकात सिर्फ किसी एक स्किल को घिस घिस कर उसका महारथी बनने की थी। चंद पलों के कड़े विचार के बाद यश ने अपने मन को पक्का किया और भूसों पर आधारित सारे फिस्ट स्किल्स को पूरी तरह से लात मारकर अपनी नज़रों को तलवारबाजी के उन खूंखार मैनुअल्स की तरफ मोड़ लिया। अगर सिर्फ तबाही मचाने की ताकत का तराजू पर तौलें तो फिस्ट स्किल्स और तलवारबाजी दोनों का पलड़ा बराबर ही बैठता था। लेकिन अभी हाल ही में अपने थंडर लेपर्ड कोलैप्सिंग फिस्ट और उस फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड टेक्निक की ताकत का आमना सामना करवाने के बाद यश के दिमाग में एक बेहद बारीक और चुभने वाला गणित साफ हो चुका था। जब शरीर के अंदर से बराबर मात्रा में ट्रू एसेंस का ईंधन फूंका जाए ना, तो तलवार की एक सिंगल धार से निकलने वाली तबाही घूसे के मुकाबले कहीं ज्यादा भयानक और आर पार चीरने वाली होती है। उसी स्तर के धमाके की ताकत पैदा करने के लिए एक भूसे को आपके शरीर का कहीं ज्यादा ट्रू एसेंस निचोड़ना पड़ता है। इसका गणित बहुत सीधा और साफ था। तलवार की तकनीक आपके शरीर के पूरे ट्रू एसेंस के बारूद को तलवार की उस बारीक सी नोक पर लाकर इकट्ठा कर देती है, जिससे दुश्मन के मजबूत से मजबूत लोहे के कवच को भी कागज की तरह आसानी से भेदा जा सकता है। जबकि आपके चौड़े और खुरदरे घूंसे इस मामले में तलवार की नोक से हमेशा मात खा जाते हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात, जो हथियार जितना ज़्यादा लंबा होगा, जंग के मैदान में वो उतना ही ज़्यादा खूंखार साबित होगा। तलवार असल में आपके खुद के हाथ का ही एक लंबा और धारदार हिस्सा बन जाती है, जो दुश्मन के जानलेवा प्रहारों को आपके शरीर से 3 फीट दूर ही हवा में रोककर उसके टुकड़े कर सकती है। यह एक ऐसा जादुई फायदा था जो फिस्ट की हाथापाई में कभी नहीं मिल सकता। अपनी मंजिल का रास्ता पूरी तरह तय करने के बाद यश ने चील की नज़रों से तलवारबाजी के पन्नों को खंगालना शुरू कर दिया। जब अंदर पवेलियन में यश अपनी आंखें गड़ाकर सीक्रेट मैनुअल्स चुनने में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त बाहर स्टेडी लाइट पीक पर 5वें एल्डर राठौर ने अपने सबसे खास और खूंखार डिसाइपल्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाई हुई थी। मास्टर, दूसरे सीनियर ब्रदर कबीर को छोड़कर, जो इस वक्त सेक्ट से बाहर किसी खूंखार रेल में साधना कर रहे हैं और अब तक वापस नहीं लौटे हैं, आपके बाकी सारे खास डिसाइपल्स दरवाजे के बाहर खड़े आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। एल्डर राठौर के उस छोटे से स्वॉर्ड बॉय ने सिर झुकाकर खबर दी। उन सबको अंदर भेज। एल्डर राठौर के हलक से निकली उस पहाड़ जैसी भारी आवाज के साथ ही 3 डिसाइपल्स का एक गुड क्वाइट रूम के सन्नाटे को चीरता हुआ अंदर आ खड़ा हुआ। उस गुट की अगुवाई करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सेक्ट का वो शाही ट्रू डिसाइपल शिवांग था, और कतार में सबसे पीछे दुम दबाकर खड़ा वो इंसान अभिमन्यु सोलंकी था, जो अभी थोड़ी देर पहले फिश ड्रैगन पाथ की पब्लिक के सामने अपनी इज्जत नीलाम करवाकर भागा था। अगर जतिन इस कमरे में मौजूद होता ना, तो वह कतार के ठीक बीच में खड़े उस तीसरे इंसान को एक ही नज़र में पहचान लेता। वह सेक्ट की हेवन रैंकिंग के 13वें नंबर पर बैठा खूंखार दैत्य तेजस था। अगर मारे जा चुके उस विक्रांत सोलंकी और सेक्ट से बाहर गए उस कबीर को भी इस लिस्ट में जोड़ लें, तो ये पांचों के पांचों इंसान 5वें एल्डर राठौर के वो 5 अनमोल और तबाही मचाने वाले रत्न थे। खासकर वो कबीर, जो इस वक्त हेवन रैंकिंग के पहले नंबर के शाही तख्त पर बैठा था, उसे पूरे सेक्ट के अंदर भविष्य का 9वां ट्रू डिसाइपल मानकर उसकी पूजा की जाती थी। और सिर्फ इन्हीं 2 महाधुरंधरों ट्रू डिसाइपल शिवांग और भविष्य के ट्रू डिसाइपल कबीर की अंधी ताकत के दम पर ही पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की राजनीति में 5वें एल्डर राठौर की तूती बोलती थी। मास्टर, उस कमीने यश ने हमारे जूनियर ब्रदर अभिमन्यु को सरेआम सड़क पर नंगा करके रख दिया है। न सिर्फ उसने धोखे से इसके 2,40,000 चांदी के ताइल लूट लिए, बल्कि अब ये बेचारा सेक्ट के अंदर किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचा है। कमरे में कदम रखते ही हेवन रैंकिंग के 13वें नंबर वाले तेजस ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। ये सुनकर एल्डर राठौर के चेहरे पर गुस्से का कोई ज्वालामुखी नहीं फूटा, बल्कि वह पागलों की तरह ठहाका मारकर हंस पड़े। तो तुम नवाबों ने अपने सीनियर ब्रदर होने का यही फर्ज निभाया है। मेरे विक्रांत को मौत के घाट उतार दिया गया, मेरे हर्षल को उस यश के बच्चे ने पागलखाने पहुंचा दिया, और अब इस अभिमन्यु को सड़क पर कटोरा थमा दिया। मेरी इस पूरी राठौर बिरादरी की नाक को सिर्फ यश जैसे एक कल के आए दूध पीते बच्चे ने सरेआम बाजार में नीलाम करके रख दिया है। हम आपके नाकाबिल डिसाइपल हैं मास्टर। अभिमन्यु ने शर्म के मारे अपना सिर अपनी छाती में गाड़ लिया। तेरे अंदर अभी भी मुझसे बात करने की बेशर्मी बाकी है साले। मैंने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई थी?
मैंने कहा था कि उस यश के बच्चे को किसी तरह उकसाकर मार्शल आर्ट से रीना के अखाड़े में खींच कर ला और मौका देखते ही उसके सीने के आर पार छेद करके अपने चचेरे भाई विक्रांत की मौत का बदला ले। तूने वो काम तो उखाड़ा नहीं, उल्टा अपनी पूरी पैंट उतरवा कर उस यश के हाथों लुट कर आ गया। साले हरामखोर, मेरी ही आंखें फूट गई थीं जो मैंने तुम जैसे हिजड़ों की पूरी फौज को पाल कर रखा हुआ है। बगल में खड़े शिवांग ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, मास्टर आप मुझे हुक्म दें, मैं खुद आज रात एक ऐसा जाल बिछाता हूं कि अपने ही हाथों से उस कमीने के। बिल्कुल नहीं, एल्डर राठौड़ ने बीच में ही शिवांग की बात को तलवार की तरह काट दिया। इस वक्त तेरी जिंदगी का इकलौता और सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ काव्यांजलि है, समझ में आया तुझे? वो मामला इस यश के पिल्ले की जान लेने से कई लाख गुना ज्यादा बड़ा और पवित्र है। काव्यांजलि हमारे इस पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का वो सबसे गहरा और खौफनाक रहस्य है जिसके ऊपर इस सेक्ट की नींव टिकी है। जैसे ही एल्डर के मुंह से यह शब्द निकले, बगल में खड़े उन दोनों डिसाइपल्स तेजस और अभिमन्यु के कान अचानक जासूसी कुत्तों की तरह खड़े हो गए। तुम दोनों अपने इस सड़े हुए दिमाग में इस बारे में एक विचार भी लाने की कोशिश मत करना। काव्यांजलि के शरीर में छुपे उस भयानक मायाजाल के बारे में खुद मुझे भी सिर्फ एक बूंद के बराबर ही इल्म है। मैं समझ गया मास्टर, तो फिर उस यश का क्या? उससे निपटने का काम तेजस और अभिमन्यु के हाथों में छोड़ दे, एल्डर राठौड़ ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। ये सुनकर शिवांग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। पर मास्टर, उस यश की मौजूदा औकात, वह सीधे हेवन रैंकिंग के 10वें नंबर पर बैठा है। मुझे इस बात का गहरा शक है कि मेरे ये दोनों जूनियर भाई उसके घूंसे की एक मार भी झेल पाएंगे या नहीं। हम हेवन रैंकिंग का 10वां नंबर? एल्डर राठौड़ के मुंह से एक बेहद जहरीली और कुटिल फुफकार निकली। सिर्फ ट्रू एसेंस 4th लेवल की कागजी ताकत के साथ 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन का 5वां ट्रायल उड़ा देना। अगर कुदरत के नियम सही से काम कर रहे हो ना, तो उस यश की तो औकात ही छोड़ दे, पिछले 100 साल का सबसे बड़ा जीनियस तन में खुद भी यह कारनामा नहीं उखाड़ सकता था। मेरा ये तजुर्बा 100% लिखित गारंटी देता है कि उस कमीने यश ने अंदर कोई भयानक चीटिंग की है, या फिर उसके शरीर के अंदर कोई ऐसा खौफनाक जादुई रहस्य छुपा है जिसके बारे में ये दुनिया अनजान है। यहाँ तक बोलते बोलते एल्डर राठौड़ ने अचानक अपने घुटने पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और सीधे अभिमन्यु की नाक पर अपनी उंगली तानकर गालियों की झड़ी लगा दी। अबे ओए सड़े हुए दिमाग के नामर्द! जिस वक्त वो यश 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिश ड्रैगन के दरवाजे से सीना चौड़ा करके बाहर निकला था, ठीक उसी सेकंड तूने अखाड़े के नियमों के तहत उसे सरेआम चुनौती क्यों नहीं दी? अरे हाँ, हमारे सेक्ट के कड़े कानूनी नियमों के मुताबिक जब भी हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर बैठा कोई ऊपर की रैंक वाला डिसाइपल अपने से नीचे की रैंक वाले किसी डिसाइपल की चुनौती का सामना करता है ना, तो वह चाहकर भी उस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता। तेजस की आंखों में अचानक खून की प्यासी चमक आ गई। तो फिर अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या घूर रहे हो हरामखोरो? अखाड़े की एक सिंगल आर पार की लड़ाई उस कमीने की असली औकात के सारे चिथड़े उड़ाकर रख देगी। तुम दोनों के पास कानूनी तौर पर यश को चुनौती देने का पूरा हक है। अभी के अभी निकलो यहाँ से, एल्डर राठौड़ ने खौफनाक तरीके से गुर्राते हुए कहा। अभिमन्यु के माथे पर अभी भी मौत का पसीना चमक रहा था। पर मास्टर, चाहे उसने जो भी जुगाड़ लगाया हो, उस यश ने 5वां ट्रायल साफ तो किया है ना? वो साला लड़ाई के मैदान में बड़े गंदे और नीच प्रहार करता है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मुझे। साले बुज़दिल नामर्द! मुंह से गालियां बकने के बावजूद एल्डर राठौड़ ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ जेड टेलिस्मन हवा में उछालकर अभिमन्यु के मुंह पर दे मारा। मेरे खुद के खून से रिफाइन किया गया ये स्पिरिचुअल लाइट प्रोटेक्शन टेलिस्मन अगले आधे घंटे तक तेरे ऊपर आने वाली मौत की एक भयानक चोट को अपने ऊपर झेल लेगा। अब दफा हो जा मेरी नज़रों के सामने से। जैसे ही तेजस और अभिमन्यु अपनी जान बचाकर कमरे के दरवाजे से बाहर भागे, पीछे से एल्डर राठौड़ की वो जहरीली आवाज़ दोबारा हवा में गूंजी, ताकि उस कमीने यश के कान खड़े न हो। ओए तेजस, सबसे पहले तू जाकर उसे सरेआम चुनौती देगा। सेक्ट के कायदे कानूनों के कोड़े के नीचे उस पिल्ले के पास तेरी चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और हाँ, कसम से, अगर अखाड़े में मौका मिले ना, तो उस हरामखोर के दिल के आर पार छेद कर देना। पीछे से जो भी कानूनी बवाल होगा, उसे यह राठौड़ अपनी छाती पर झेल लेगा। अगर तूने यश की लाश अखाड़े में गिरा दी ना तेजस, तो मैं तुझे ऐसा शाही इनाम दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। ओए शिवांग, तू भी निकल यहाँ से। काव्यांजलि वाले मामले में हमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 4थी मंजिल के अंदर बेहद तूफानी रफ्तार से पन्ने पलटते हुए यश ने अंत में अपने लिए कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट का मैनुअल चुन लिया। इस कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट को चुनने के पीछे यश का गणित बेहद सीधा और धारदार था। इसके अंदर दौड़ने वाली ट्रू क्यूई का बहाव पूरी तरह से यिन यानी जमा देने वाली अंधी ठंड पर आधारित था। एक बार वह इसका महारथी बन गया ना, तो उसकी तलवार से निकलने वाली रोशनी साक्षात बर्फ की तरह कटीली होगी, जो उसके उस लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड की ताकत में 4 चांद लगा देगी।
बेशक ये कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट कोई बच्चों के खेलने वाला खिलौना नहीं था, इसके अंदर छुपी तबाही मचाने की ताकत आम मैनुअल्स के मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी। और अंत में यश ने उन खास कल्टीवेशन मैनुअल्स की अलमारी से एक ब्रेथ कंसीलमेंट टेक्निक की किताब भी अपने टोकन में लॉक कर ली। यह एक ऐसी जादुई तकनीक थी जो किसी भी कल्टीवेटर के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों को एक हद तक पूरी तरह से दबा सकती थी और शरीर के अंदर खौलते हुए एसेंस ब्लड की उस तेज़ महक को दुनिया की नज़रों से छुपा सकती थी। ये जंग के मैदान में एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाली चीज़ थी, खासकर तब जब आपको खूंखार याओ बीस्ट्स के इलाकों में बिना किसी को भनक लगे घुसना हो, या फिर अपने शरीर की उस तेज़ और ताकतवर महक से बड़े और जानलेवा याओ बीस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित होने से रोकना हो। सीनियर डीकन, मैंने अपने लिए ये 3 सीक्रेट मैनुअल्स लॉक कर लिए हैं, कृपया इन्हें बाहर निकालने में मेरी मदद करें। पवेलियन के बाहर खड़े ओल्ड डीकन ने अपनी अधखुली आंखों से उन तीनों किताबों के नाम को स्कैन किया। लड़के, तेरी पारखी नज़रों की दाद देनी पड़ेगी जो तूने ये कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट चुना है। ये तेरी उस हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड के लिए साक्षात मक्खन की तरह फिट बैठेगा। और ये ब्रेथ कंसीलमेंट टेक्निक भी जिंदगी बचाने वाली एक नायाब जादुई कला है। पर ये तीसरी किताब 100 लेयर्ड ट्रू एस्ट्रल। ओल्ड डीकन के माथे की लकीरें गहरी हो गईं। क्या खराबी है इसमें? मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं कि तू इसके पहले पन्ने पर लिखी उस बकवास लाइन को पढ़कर इसके मायाजाल में फंसा है, ना कि मेजर अचीवमेंट के चरम पर पहुंचकर सीधे स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के किसी दैत्य के पूरे जोर से मारे गए प्रहार को अपनी छाती पर झेला जा सकता है। सही कहा ना मैंने? ओल्ड डीकन ने अपनी आंखें तरेर कर पूछा। यश ने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिला दिया। तो फिर अब मेरी यह कड़वी और नंगी सच्चाई भी अपने कान खोलकर सुन ले। इस पूरे विशाल सेक्ट के अंदर मुश्किल से 20 ऐसे चुने हुए नवाब डिसाइपल्स हैं जो पवेलियन की इस चौथी मंजिल की हवा को छू सकते हैं। जब वह पहली बार सीना चौड़ा करके यहाँ आए थे ना, तो उन 20 में से पूरे 12 डिसाइपल्स ने इसी 100 लेयर्ड ट्रू एस्ट्रल की किताब को अपनी छाती से लगाया था। लेकिन उन 12 के 12 नवाबों ने सिर्फ 3 दिन तक गुफा में अपनी एड़ियाँ रगड़ने के बाद रोते हुए वापस आकर यह किताब मेरे मुंह पर मारी थी और अपने लिए कोई दूसरा आसान प्रोटेक्टिव ऑरा मैनुअल चुन लिया था। उनमें से सिर्फ एक इकलौता सनकी इंसान ऐसा था जिसने अपनी जिद में पूरे 3 महीने तक पागलों की तरह इस किताब पर अपना सिर फोड़ा, पर अंत में उसने भी अपनी हार मानकर किसी दूसरी सुरक्षा तकनीक को अपना लिया। तुझे पता भी है वो जिद्दी डिसाइपल कौन था? कौन? वो इंसान जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से तेरे कंधे पर थपकी देकर बाहर निकला है, हेवन रैंकिंग के 3रे नंबर का बादशाह जतिन। जा चुपचाप इस कागज़ के टुकड़े को अलमारी में रखा और अपने लिए कोई दूसरी ढंग की किताब उठा ले। ओल्ड डीकन ने एक बेहद सच्चे और हमदर्द गुरु की तरह सलाह दी। ओल्ड डीकन को 100% यकीन था कि यश उनकी इस गहरी और तजुर्बेकार सलाह को अपने माथे से लगाएगा, पर उनके अचरज की कोई सीमा न रही जब यश ने चट्टान की तरह अपना सिर मजबूती से नाक में हिला दिया। ओल्ड डीकन का खून इस कदर खौला कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी के बाल फड़फड़ाने लगे। मुझे पहले ही पता था, तुम सारे के सारे इन सेक्ट के नवाब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। जब तक खुद मौत के कुएं में मुंह के बल गिरकर अपने दांत नहीं तोड़वा लेते ना, तब तक तुम्हें किसी बूढ़े तजुर्बेकार इंसान की बात समझ में नहीं आती। सुन ले फिर 100 लेयर्ड ट्रू एस्ट्रल के पूरे 7000 सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, कोल्ड प्लम स्वॉर्ड आर्ट के 6000 पॉइंट्स और इस ब्रेथ कंसीलमेंट टेक्निक के 3000 पॉइंट्स। कुल मिलाकर तेरे खाते से पूरे 16000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का धुआं निकलने वाला है। ओल्ड डीकन ने अभी भी गुस्से से फुफकारते हुए कहा। इतने ज्यादा? यश का माथा बुरी तरह ठनका। एक मामूली ह्यूमन रैंक लो ग्रेड की किताब सिर्फ 5 या 600 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में मिल जाया करती थी, पर इन हाई ग्रेड वाले मैनुअल्स की कीमत तो सीधे 10 गुना आसमान छू रही थी। ये तो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर यही ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड की असली किताब बाहर के किसी बाजार की नीलामी में रख दी जाए ना, तो बड़े बड़े राजा अपनी रियासतें बेचकर भी इसके लिए कई लाख चांदी के तायल की बोली लगा देंगे। क्या हुआ? जेब में इतने पॉइंट्स का टोटा पड़ गया क्या? ओल्ड डीकन अभी भी अंदर से यश को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे। अगर पॉइंट्स कम पड़ रहे हो ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेक्ट के कानूनी नियमों के मुताबिक जो भी इन सेक्ट डिसाइपल हेवन रैंकिंग के टॉप 10 शाही तख्त पर बैठता है, उसे सेक्ट के खजाने से पूरे 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का शाही कर्जा मुफ्त में मिल जाता है। ओल्ड डीकन ने उसे रास्ता सुझाया। यश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जब उसके हाथ में चांदी के नोटों की इतनी भयानक बाढ़ आई हुई थी, तो उसके पास इन किताबों की कीमत चुकाने के लिए ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का बारूद मौजूद था। देखते ही देखते अपने 1,60,000 चांदी के ताइल को 16,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ईंधन में स्वाहा करने के बाद यश ने शान से उन तीनों सीक्रेट मैनुअल्स को अपने कब्जे में लिया। और जब ओखली में सिर दे ही दिया था, तो फिर मूसलों से क्या डरना। यश पवेलियन से निकलकर पागलों की तरह सीधे सेक्ट ग्रैंड हॉल की तरफ भागा और अपनी जेब में बचे हुए सारे चांदी के नोटों को स्वाहा करके उनके बदले ढेर सारी कंडेंसिंग ट्रूपिल्स खरीद लीं।
यहाँ तक कि उसने सेक्ट के उस शाही कर्जे वाले नियम का फ़ायदा उठाते हुए 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का मुफ्त उधार भी अपने टोकन में लॉक करवाया और उसके बदले भी कंडेंसिंग ट्रू पिल्स की पेटियां भर लीं। उसकी ज़िंदगी का हर एक सिंगल दांव सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के कल्टीवेशन के उस बारूद को बढ़ाने पर लगा हुआ था। अगर उसके शरीर की ताकत एक स्तर और ऊपर छलांग लगा गई ना, तो फिर बाजार से यह कागजी चांदी लूटना उसके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। महज 15 मिनट के भीतर यश ने बेहद कुटिल और जादुई खुशी के साथ कंडेंसिंग ट्रू पिल्स की पूरे 20 से भी ज़्यादा जादुई शीशियों को अपने उस शाही स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर लॉक कर लिया। ये जादुई गोलियां उसके शरीर के कल्टीवेशन को अगले कई महीनों तक बिना रुके रॉकेट का ईंधन देने के लिए काफ़ी थीं। पर जिस पल यश सेक्ट ग्रैंड हॉल की चौखट पर अपना सीना चौड़ा करके बाहर कदम रख रहा था, ठीक उसी सेकंड दूर पहाड़ी के उस घुमावदार रास्ते पर दो साए पागलों की तरह चीखते हुए हॉल की तरफ भागे चले आ रहे थे। चील जैसी तेज नज़रों से यश ने एक ही सेकंड में पहचान लिया कि दाईं तरफ भागने वाला वो हड़बड़ाया हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु सोलंकी था। और जैसे ही उन दोनों भागते हुए परछाइयों ने यश के सीने को साफ तौर पर अपनी आंखों के निशाने पर लॉक किया, उनमें से एक इंसान पागलों की तरह हवा में छाती पीटकर खूंखार तरीके से दहाड़ा। ओए कमीने यश, मैं हूं सेक्ट की हेवन रैंकिंग के 13वें नंबर पर बैठा दैत्य तेजस, और मैं यहाँ खासतौर पर तुझ जैसे हेवन रैंकिंग के 10वें नवाब की सरेआम औकात नापने के लिए अखाड़े की मौत की चुनौती लेकर आया हूँ। तेजस की इस रूह कंपा देने वाली दहाड़ को अपने कान के पर्दों पर सहते ही यश के चेहरे का रंग एक ही सेकंड में स्याह पड़ गया। पूरी बिरादरी में ये खौफनाक अफवाह उड़ी हुई थी कि इस तेजस का कल्टीवेशन पहले ही स्पिरिट गाइडिंग रेल के उस अजय और जादुई स्तर के अंदर प्रवेश कर चुका था। और ठीक उसी पल सेक्ट के उस सबसे कड़े और जादुई कानून की वो जहरीली लाइन यश के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज उठी। जब भी हेवन रैंकिंग के बोर्ड पर बैठा कोई नीचे की रैंक वाला डिसाइपल ऊपर की रैंक वाले किसी डिसाइपल को अखाड़े की चुनौती देता है ना, तो ऊपर की रैंक वाला नवाब चाहकर भी उस मौत के मुकाबले से अपनी पीठ नहीं दिखा सकता।